आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं, मैं और मेरे कोलीग राम। हेलो टीम। नमस्कार। आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर वेब फिंसिस में कोरुगेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत डिटेल में आज हम देखेंगे। कैसे मास्टर्स बनाते हैं, क्या रिपोर्ट्स बनती हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन इसके पीछे होती है, आपको जो एक फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलता है जिसकी मदद से आप निकाल पाते हो किस जॉब में क्या कमाया क्या खोया, कौन सा कस्टमर आपको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा कस्टमर आपको लॉस दे रहा है, इसके पीछे की मेहनत क्या है और इससे क्या रिजल्ट आने वाले हैं। आज हम ये सब देखेंगे। कोरुगेशन पैकेजिंग में क्या बेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उनके लिए क्या तैयारी करनी होती है, ये आज हम फास्ट आपको दिखाएंगे। देखते रहिएगा, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। यूटिलाइजेशन यानी कि 11 तारीख की, जैसे मान लीजिए मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ 11 जनवरी, तो 11 वर्किंग डेज थे जिसमें सिस्टम कह रहा है कि भाई 2 संडे हैं जी, तो 9 वर्किंग डे आपने काम किया होगा। 9 वर्किंग डे एज्यूमिंग 24 घंटे की शिफ्ट, तो इतने घंटे, क्योंकि आजकल फैक्ट्रियाँ प्रैक्टिकली रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप धाएँ 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 काम करना होता है उनको। तो अब सिस्टम कह रहा है कि भाई इसमें आपके घंटे तो इतने अवेलेबल थे, बट आपने जो सिस्टम को बताया है अभी इतने घंटे का आपने हिसाब दिया है। तो यानी कि आपकी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है, आपका जो कोरुगेटर है वो देखिए 50% पे है, और आपका बॉटम में जाएँ तो आपकी जो 5 कलर प्रिंटिंग मशीन है वो तो सिर्फ 9-10% पे काम कर रही है। ऑफकोर्स ज़्यादातर कोरुगेटर्स के पास प्रिंटिंग का काम भी थोड़ा कम ही होता है, बट अगेन आपको पता चल रहा है आप इतने कम यूटिलाइजेशन पे चल रहे हो तो आपके बंदे भी तो खाली हैं, आपका रिसोर्स खाली है। हो सकता है आप ऐसे और भी जॉब उठा सकते हो जिसके अंदर 5 कलर प्रिंटिंग मशीन यूज़ हो सके। हो सकता है आप मोनो कॉटन साथ में शुरू कर सको इसके। तो क्या आप करें ताकि आप अपनी यूटिलाइजेशन लेवल को बढ़ा सकें, ये डेटा 1 क्लिक के ऊपर आपके डैशबोर्ड पे आपको हमेशा दिख रहा है कि आप कहाँ हो और किस पीरियड में, किस दिन आप कितने यूटिलाइजेशन पे हो। और इस स्क्रीन के ऊपर मैंने अगली रिपोर्ट को लेफ़्ट राइट 2 में डिवाइड कर लिया था, तो मुझे ऑपरेटर वाइज, जॉब वाइज कितने टन काम किया, कितने केजी, वो कितनी वैल्यू का काम था, उसमें कितना रिजेक्शन है और रिजेक्शन की क्या वैल्यू है। रिजेक्शन की वैल्यू भी सिस्टम बता रहा है, और आगे चलें तो ये भी बता रहा है कि उसमें आरएमसी कितनी लग गई मेरी, मशीनिंग कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है और ऑपरेटर कॉस्ट कितना है। तो ये सब सिस्टम बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स काम कर रहा है, जो लॉजिक आप और हम सेट करते हैं, जिसके बेस पे सिस्टम हमें बता रहा है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कितने पानी में हैं, कमा रहे हैं, खो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कौन से सेक्शन में कौन सी ऑपरेशन हो सकती हैं, और उन ऑपरेशंस के हिसाब से हमारा डेटा भी डल रहा है, मैनेज भी हो रहा है, पता भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक बोर्ड मेकिंग यूनिट के अंदर जो मेजर सेक्शंस हैं वो बोर्ड मेकिंग है, प्रिंटिंग स्लॉटिंग है और ग्लूइंग स्टिचिंग है, जो कंबाइंड मशीन भी हो सकती है, सेपरेट मशीन भी हो सकती है। कुछ जगह मैनुअल डाई कटिंग भी आप कई बार रख रहे होते हैं, प्लेट्स के लिए, डिवाइडर्स के लिए, या वैसे भी। और सॉर्टिंग पैकिंग एक सेपरेट स्टेज है, बिकॉज वहाँ पे बंडलिंग की जा रही है। तो सॉर्टिंग पैकिंग, बंडलिंग, और इसी स्टेज के ऊपर टैगिंग भी करने की कोशिश की जाती है। माल रेडी होने के बाद डायरेक्टली भी एफजी में जा सकता है, बट ज़्यादातर लोग उसे WIP एफजी में रखते हैं। WIP एफजी ब्रैकेट में PDI, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी है बट परफेक्ट रेडी नहीं है। क्योंकि जैसे GST के अंदर देखो तो कई बार इंसान कहता है ना, मुझे एफजी स्टोर में जो डिक्लेयर कर दिया वो गिनवाना पड़ेगा। भाई गिनवाना भी चाहिए, सही भी वही है, बट फिर भी लोग कहते हैं यार जब तक PDI स्टेज है तो PDI का माल यहाँ रखो, जब PDI भी हो जाएगी तब मैं उसे एफजी में बाहर शिफ्ट करूँगा। क्वालिटी की सेपरेट स्टेज भी कभी कभी हो सकती है, जहाँ पर रीवर्क के डिसीजन नहीं समझ आ रहा कि रीवर्क करें, चलाएं, नहीं चलाएं, तो इसे PDI में शिफ्ट करने की जगह आपने क्वालिटी में होल्ड करके छोड़ दिया। और रिजेक्शन, जो आपको पता ही है रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन से बाद में हम स्क्रैप क्रिएट करेंगे सिस्टमेटिकली, कि स्क्रैप भी कितना बनना चाहिए था, कितना बना, वो हम इससे निकालेंगे। और ये यूटिलिटी सेक्शन है जो आपको इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। माल इशू करते हुए ये सारे सेक्शन भी खुलते हैं, ये पॉपअप खुलते हैं, तो 6U यानी यूटिलिटी आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको माल देना होता है यूटिलिटी सेक्शन को। जैसे अभी हमने हमारे डिपार्टमेंट्स को रिव्यू किया, वैसे अब हम रिव्यू करते हैं हमारे प्रोसेसेस क्या होते हैं। कि आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सिंगल प्रोसेस है, जैसे बोर्ड मेकिंग में तो सिर्फ बोर्ड ही बनेगा, बट जो प्रिंटिंग सेक्शन है, प्रिंटिंग सेक्शन में ज़रूरी नहीं है आप सारी प्रोसेसेस करो। कभी कभी आप सिर्फ प्रिंटिंग करोगे, कभी प्रिंटिंग और डाई कटिंग करोगे, कभी प्रिंटिंग, डाई कटिंग, फोल्डिंग, ग्लूइंग सब करोगे। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, आपका कस्टमर आपको कह रहा है भाई डाई कटिंग तो मैं अपने यहाँ कर लूँगा, तो मुझे सिर्फ बोर्ड और प्रिंटिंग करके दे दे, या मुझे बोर्ड और ग्लूइंग मुझे अभी नहीं करनी, ग्लूइंग नेक्स्ट स्टेज पे करूँगा। या फिर 2 पार्ट्स बन रहे हैं, फ्रिज का डब्बा है जिसका अप 0.5 अप्स है,
तो उसमें 2 बार मैं बोर्ड बनाऊंगा, बाद में सेपरेट फ्लो में चलाकर उसको मैं ग्लूइंग करूंगा। तो ये सारे प्रोसेसेस को सेपरेटली लॉग करने के लिए, इनको सेपरेटली प्लान करने के लिए उसी मशीन को डिफरेंट तरीके से मैप कर दिया जाता है। तो इसलिए एक बोर्ड मेकिंग हुआ, फिर प्रिंटिंग के देखिए 4-5 कॉम्बिनेशंस हुए, फोल्डिंग विद ग्लूइंग या फोल्डिंग विद स्टिचिंग के 2 कॉम्बिनेशंस हुए। ये देखिए इनमें सेक्शन कोड 63 आ रहा है, बट टाइप कोड अलग आ रहा है। फिर डाई कटिंग अपने आप में एक इंडिविजुअल कोड बना दिया हमने, स्ट्रिपिंग भी एक एरिया बनाया, और सॉर्टिंग, पैकिंग और प्रिंटिंग। देखिए 62 वाली जो है सिर्फ प्रिंटिंग भी कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ बोर्ड बना के दे दो ब्लैंक मेरे को, या बोर्ड प्लस प्रिंटिंग करके दे दो मेरे को, या कई बार आप ही खाली बैठे हैं, बंदे खाली बैठे हैं, यार सैलरी तो लगी रही है, चला छाप के दे दे, ये पेप्सी का डब्बा तो हर महीने निकलता ही है, बना दे 10,000 डब्बे और बना दे, बिल्कुल इनका बोर्ड बना के छाप के रख दे। तो ये होने लगता है कि सिस्टम मना कर देता है, भाई ये तो तुम्हारा रिकन्सिलेशन नहीं आ रहा है वेट कैलकुलेशन के बाद, तो पहले मुझे बताओ कि बचा हुआ मटेरियल कहाँ है जी, या तुमने कोई रिजेक्शन किया जो बताई नहीं, या बाहर का तुमने फाड़ दिया बहुत सारा, तो फला है, टोर है, कोर है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। स्पेलिंग कुछ कर दो, कभी कोई स्पेलिंग कर दो, तो आपने स्टैंडर्ड पीछे से डाल दिया, भाई ये ऑपरेटर इस मशीन पे काम कर सकते हैं। अब इनमें से बताओ कौन आज काम कर रहा था, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में तो डिफरेंट लोग हो ही सकते हैं। हाँ जी, इसमें क्या भैया? सर इसमें हम जॉब वाइज प्रोडक्शन देख सकते हैं, प्रोडक्शन ट्रेसेबिलिटी, वाओ। तो देखिए 1 क्लिक के ऊपर सिर्फ आपको जॉब नंबर कोई बता दे या बारकोड स्कैन करके दे दे, तो आपको आप बता सकते हो कि उसका माई बाप कौन था, किस किसने उसे छुआ पूरी स्टेजेस के ऊपर, कितने पीस बनाने को कहा था, कितने बने, कितने वेट के थे, कितनी रिजेक्शन आई थी, क्या रिजेक्शन आई थी, क्यों रिजेक्शन आई थी, कौन सी शिफ्ट में हुआ था, ये सब कुछ ये डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा होता है। वाओ, क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखकर तो हमारे सारे कॉर्पोरेटर भाई मजे से कहेंगे, अच्छा 1 मिनट में हो सकता है क्या, क्या मजाक कर रहे हो, 1 मिनट में कोई जॉब कार्ड बनता है? आइए बताते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर 1 मिनट से कम में बनाना है तो मास्टर्स मेरे भाई ठीक से बना लो, प्रोसेस प्लान ठीक से बना लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है दोस्त, बहुत बड़ा सारा जॉब कार्ड लग रहा है ये तो। जी, ये जॉब कार्ड है, क्योंकि ये मशीन पे चलने वाला है। यही जॉब कार्ड को देख के ऑपरेटर प्रोडक्शन करने वाला है, सारा कुछ डिटेल्ड यहाँ पे इंटर्ड है, पेपर कौन से लगने वाला है, उसका डिकल साइज क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है इस जॉब कार्ड में आपको मिलते हैं। जॉब क्वांटिटी कितनी, अप्स कितना यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कस्टमर ने पीओ दिया उसका पीओ नंबर क्या था। तो यहाँ पर ये जितनी इन्फॉर्मेशन है, चाहे इसका मैं लेंथ और फिनिश साइज़ की बात करूँ, चाहे ये रिपीट ऑर्डर है या फर्स्ट टाइम ऑर्डर है, ऑर्डर कितने का था, 2,90,000 पीस का ऑर्डर था, जिसमें से ये जॉब मैं 60,000 का बना रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 290 का ऑर्डर आया तो सारा 290 एक बार में छाप दो, भाई 60,000 करके, 50,000 करके, 10,000 करके भी छाप सकता हूँ। तो मेरे को जितना रन करना है मैं उतना रन करूँगा। आमतौर पर एक रन उतना होना चाहिए जो एक मशीन पर एक शिफ्ट या उससे कम में निकल जाए, क्योंकि अगर शिफ्ट चेंज ओवर हो रहे हैं तो गलती किसकी थी वो तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ऑपरेटर का नाम क्या लिखूं पता ही नहीं। तो जॉब को एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, और सारा माल एक बार में बनाकर भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, पता चले कस्टमर सारा उठाए ना एक बार में। तो जो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ शिपमेंट है उसको आप बैलेंस कर रहे हैं। एक ज़्यादा बना के आपकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, बट आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका माल तो खड़ा ही रहेगा फिर इन्वेंट्री में। एसओ टॉलरेंस का भी कंसेप्ट आ रहा है, किस दिन जॉब बनाया, किस दिन ऑर्डर आया। देखिए ऑर्डर आया था 28/12 को, जॉब कार्ड मैंने बनाया है 2/1 को, और इस जॉब में सिर्फ 2 स्टेजेस होनी है। ये जॉब बोर्ड मेकिंग होनी है और इसमें पूरा कंबाइंड प्रिंटिंग, स्लॉटिंग, डाई कटिंग, फोल्डिंग, ग्लूइंग सारे स्टेप्स होने हैं। इतनी क्वांटिटी होएगी। देखिए पहली स्टेज से 60,000 बनाने के लिए 60,420 पीस मैंने प्रोड्यूस किए बोर्ड्स, इतने रिजेक्शन हुए, इतना नेट प्रोडक्शन निकली। नेट प्रोडक्शन अगली स्टेज पे पहुंची और इसमें फिर थोड़ी रिजेक्शन हुई 0.64% और 0.32%, और यहाँ पे सिस्टम बता रहा है मेरे 192 बोर्ड रिजेक्ट होकर 59,000 बाहर निकले। बट ये सिस्टम बता रहा है कि किसने बनाया, किसने चेक किया, सब लोगों का कंट्रोल आ रहा है। और इसमें कौन सी फर्स्ट लेयर पे पेपर था, कौन सा मिडिल लेयर था, कौन सा अदर बॉर्डर पे है, स्लोरर सिल्टर क्या है, डेकल ट्रिमिंग क्या है, मॉइस्चर कितना % अलाउ करूँगा, BS कितना अलाउ करना है, बोर्ड GSM कितना है। तो ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा भी चीज़ें कई बार लोग लिखते हैं। तो ये सारी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस और क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी सिस्टम में हमने बता दी ताकि हमारा काम ठीक से होए। हमने ये जॉब कार्ड देखा, इस जॉब कार्ड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी भरने क्या 1 मिनट में भरी जा सकती है? एक नॉर्मल आदमी कहेगा इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, और उसमें इतने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करने हैं, ये नहीं हो सकता। बट राम ये बताओ, ये क्या खास जादू है जो पुनीत गुप्ता जी ने और पूरी टीम ने मिलके बनाया है, और पूरे वर्ल्ड में आज 150
ऑटोमेटिक कोरुगेशन प्लांट्स में चल रहा है, किस तरह आपके जॉब कार्ड 1 मिनट में बन जाते हैं और वो भी सही? स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान हमारे बने होने चाहिए, हमें बनाने हैं सिस्टम स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान। क्योंकि कोई भी कस्टमर होता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक स्पेसिफिकेशन डिफाइन करके हमें दे देता है स्टैंडर्ड की ये पेपर लगना है मुझे और ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो वो जो कस्टमर से हमारा फाइनल हुआ उसको हम अपने प्रोसेस प्लान में डिफाइन करेंगे, बनाएंगे कि भाई इस कस्टमर का ऑर्डर जब आए और उसके इस आइटम का जब ऑर्डर आए, क्योंकि उसी कस्टमर के 100 आइटम भी हो सकते हैं जी। और वही आइटम पैकेजिंग में तो वैसे भी सेम आइटम 2 लोगों को भी जाता भी नहीं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है? कौन सा कागज़ स्टैंडर्ड है बताओ, कौन सी फ्लूट होगी बताओ, फ्लूट हाइट क्या होगी बताओ, कितने कलर का जॉब है बता दो, फ्लूटिंग पैटर्न क्या है बताओ, इसमें आपके शीट लेंथ क्या होगी, फिनिश साइज़ क्या होगा, कौन सी प्रेफर्ड मशीन है, अगर आपके पास 3 बोर्ड प्रिंटर्स हैं तो उनमें से कौन से को आप यूज़ करना चाहोगे इस जॉब के लिए, आपका ये मॉडल कौन सा है, HSC है, RSC है, क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक होती होंगी और क्या हम भरते होंगे? सर बिल्कुल, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कलर आया। नंबर ऑफ कलर कहाँ से? हमने वन टाइम एक्टिविटी है, मास्टर क्रिएट किया, वहाँ से पिक कर लिया। फिर फ्लूट उठा लिया, किस टाइप का फ्लूट है ये, हमने कहा 3C है, 3 प्लाई का जॉब है और C फ्लूट है। प्लाई इज कमिंग फ्रॉम प्लाई मास्टर से हमने प्लाई उठा लिया एंड देन मॉडल इज कमिंग फ्रॉम मॉडल टाइप मास्टर। ये भी वन टाइम एक्टिविटी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का जॉब है। तो ये सारी चीज़ें जो वन टाइम अगर कर दी और आप और मैं चाहेंगे भी नहीं कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लिखता रहे, भाई जो है स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंट्रोल सिर्फ कुछ लोगों के पास है, उन राइट्स को सिर्फ कुछ ही लोग छेड़ सकते हैं। बट अगर सिस्टमेटिकली काम करना है, अगर उसी मशीन से ज़्यादा काम निकालना है, आपको ओवर टाइम रिड्यूस करना है, आपको 7 डे वर्किंग नहीं 6 डे वर्किंग, 6 डे नहीं 5 डे वर्किंग पे आना है, उन्हीं मशीनों से, उन्हीं मटेरियल से, उन्हीं कस्टमर्स को फुल्ली हैप्पी करना है, तो आपको मास्टर ज़रा ठीक से बनाने होंगे और ठीक से जो बनाए जाएँ उन पर ठीक से काम फ्यूचर में चालू रखना होगा। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में राम आप क्या दिखाना चाहते हैं? सर इस रिपोर्ट में हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन तो गुड, बट क्या इसमें रिजेक्शन भी हुआ है क्या, जो कि बैड है। हमें रिजेक्शन चाहिए नहीं, लेकिन अगर कोरिगेशन की बात करें तो कुछ ना कुछ रिजेक्शन जरूर होता है। तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? रिपोर्ट्स के थ्रू हमें रिपोर्ट्स देखने होंगे। चलिए हम देखते हैं इस और report यहाँ को। पर सिस्टम मुझे बता रहा है कि भाई 1,91,00,000 रुपए की पिछले 1 साल में रिजेक्शन हो चुकी। जब 1 करोड़ की रिजेक्शन होगी भाई, कुछ तो दुख होएगा, फिर तो कुछ तो आप एक्शन लोगे। तो ये उस एक्शन को एंकरेज करने के लिए ही आपको दुख दिया जा रहा है। हाँ जी। नेक्स्ट रिपोर्ट कहती है जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई, RMC कॉस्ट, यहाँ पे RMC कॉस्ट आ रहा है टोटल प्रोडक्शन की, मशीन की कॉस्ट आ रही है कि आपने जो मशीन यूज़ किया इसमें उसकी यूटिलाइजेशन कॉस्ट कितनी हुई, ओवरहेड कॉस्ट, ऑपरेटर की कॉस्ट भी हम यहाँ तक कि इसमें देख सकते हैं कि इस जॉब को रन करने में ऑपरेटर को इतने पैसे देने ऑपरेटर को भी, हेल्पर को भी। जी। तो एक कॉस्ट, डेटा थोड़ा सा डमी है बिकॉज ये सब डमी बनाया जाता है आपको दिखाने के लिए, बट आप इसके बेस पे आप समझ रहे हैं हम किस डेप्थ में जाते हैं। और इस हिसाब से तो देखिए हमने काम जिन MNC कंपनीज और इंडियन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो 1-1 रुपये पैसे तक आज जा रहे हैं, और ताकि वो उस कस्टमर की तो फुल सेवा कर सकें जो उनको कुछ लॉजिकल सोल्यूशन दे रहा है, और जहाँ पर वो धोखे में सिर्फ लॉस में माल बेच रहे हैं उन्हें पता तो चले कि किस कस्टमर को आप लॉजिकली समझा सकते हैं अपनी कॉस्टिंग प्रूव करके, या तो कॉस्ट इंक्रीज ले लीजिए या फिर उनको सेवा करने का मौका किसी और को दे दीजिए। बट आपको पता होगा तब ना। तो यहाँ पर सिस्टम सिर्फ किलो के ऊपर कॉस्ट नहीं बांट रहा कि भाई ये डब्बा 1 किलो का है तो इसके ऊपर 8 रुपये डाल दो, बिल्कुल 5 रुपये डाल दो, ऐसे नहीं हो रहा। ये काम कर रहा है एक्चुअल पे। आपने कॉस्टिंग में कुछ भी किया, ये सिस्टम बता रहा है एक्चुअली ये डब्बा कितने का पड़ रहा है आपको, इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट, इंक्लूडिंग मशीनिंग कॉस्ट, इसमें मशीन ओवरहेड, मशीन डेप्रिसिएशन सब आ गया। अब याद रखिए कोई जॉब अगर मान लीजिए अटक के चल रहा है, रुक के चल रहा है, या उसका मान लीजिए 2 अप्स का जॉब है, सिंगल अप के हिसाब से चला रहे हो क्योंकि पेपर छोटा वाला लगा रहे हो, आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई मेरे दोस्त, डाउन टाइम आ गया, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ऑपरेटर महंगे लगा रहे हैं, 2 की जगह 3 हेल्पर लगे हैं, 3 की जगह 4 हेल्पर लगे हैं, तो हेल्पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी कॉस्टिंग के बाद सिस्टम आपको बता रहा है कि आपका क्या खर्चा पानी बैठ रहा है। ये क्या है भाई? सर ये है कि हमने मशीन कॉस्ट हमें मिला कहाँ से। ओके तो हमने मशीन मास्टर क्रिएट करते समय वन टाइम एक्टिविटी में हमने डिफाइन किया कि ये मेरा रनिंग कॉस्ट पर आवर मशीन का हो गया, ओवरहेड कॉस्ट पर आवर मशीन का हुआ, ऑपरेटर की क्या कॉस्ट है,
या ऑपरेटर को हेल्पर कॉस्ट, कितने ऑपरेटर लगने हैं हमने पहले यहाँ पे बता दिया, कितने ऑपरेटर लगने हैं, इतने हेल्पर लगने हैं इन मशीनों पे काम करने के लिए। तो नंबर ऑफ ऑपरेटर, नंबर ऑफ हेल्पर और उनकी आवरली कॉस्ट, ये सब आप डालते जा रहे हैं ताकि आपको पता है भाई मैंने एक ट्रू एंड फेयर रीजनेबल डाल दिया, उसके हिसाब से भैया उतना तो मेरे को खर्चा पूरा करके दो, अगर खर्चा पूरा नहीं कर रहे तो भैया मेरी तो गई भैंस पानी में। तो ये चीज़ें भैया ठीक से डालो और ठीक से इस पर रिव्यू करना शुरू करो। अब ये आता है सबसे ज़बरदस्त स्क्रीन, जो सबसे आपका अगर सब कुछ हो गया तो अब तो डे टू डे सिर्फ प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन की ये मेजर एंट्री है। इसमें क्या दिखा रहे हैं हम? इसमें हम दिखा रहे हैं कि जो मेरा जॉब चला, जॉब का पहला सेक्शन क्या है, मेरे को बोर्ड मेकिंग सेक्शन है। अच्छा, तो 2 तारीख को जैसे डेट डाला, शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया, इस शिफ्ट का टाइम कितना लगा, ओके 8 से 11 बजे के 11 मिनट तक ये जॉब चली, ठीक तो है। 8 बजे सवेरे शिफ्ट शुरू हुई, 11:15 बजे के आसपास आपने इसे क्लोज किया और एक्चुअल डाला। आपने 60,000 बोर्ड्स निकाले जी, और सिंगल अप का जॉब था, और इसके अंदर 386 बोर्ड खराब हुए। हाँ, इसमें जो है अच्छा, आपके ये बोर्ड ओके वाले हैं, ये रिजेक्ट वाले हैं, और ये टोटल हैं, इतने टोटल निकाले। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, इसमें आप जो है रिजेक्शन की क्वांटिटी 2 तरह से डाल सकते हैं, एक नंबर्स में, एक केजी में, क्योंकि कोर वेस्ट जो होता है वो केजी में होता है, फाला आपका केजी में वेस्ट में जाता है, और बबल्स की वजह से कोई रिजेक्शन हुआ दिन वो नंबर्स में हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और जो यहाँ डाल रहे हैं ये अपने आप यहाँ जा रहा है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे डीलैमिनेशन की वजह से इतना नुकसान हुआ, बबल्स इतने में आई, और स्टैकर वेस्ट इतना हुआ, कोर वेस्ट इतना हुआ, और भी बहुत से आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं किस किस तरह की आपके यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये लगभग 250 ग्राम का डब्बा है। 5 ऑपरेटर लग रहे थे इस मशीन में, साथ में आपके 5 ऑपरेटर और 6 हेल्पर, अरे बाप रे। तो ये सब आप देखकर अपनी कॉस्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसमें भी ऑपरेटर कौन सा था, उसका भी बॉस कौन था, ताकि आप देख सकें कि ये अगर कल को आज से 3 महीने बाद कस्टमर के यहाँ से आता है भाई डब्बा फट गया, तो आपको पता हो इसमें बोर्ड बनाया किसने था, उसमें कौन कौन लोग उस दिन इन्वॉल्व थे, कौन सी मशीन पे मैंने काम किया। ये क्या है दोस्त? ये पेपर है, ये पेपर हमने यूज़ किया, और साथ के साथ हमने ये भी बता रहे हैं कि पेपर जो हमने यूज़ किया उसका रील नंबर क्या था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रील नंबर भी आ रहा है, जो लॉट नंबर में उठ के आ रहा है। तो इससे हमें क्या होता है कि हमें क्लियरिटी होती है कि हाँ क्या यही रील यूज हुआ है। फुल ट्रेसेबिलिटी। अगेन देखिए, मैन की ट्रेसेबिलिटी, मशीन की ट्रेसेबिलिटी, मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी, और मेथड की भी ट्रेसेबिलिटी। तो ये वाला जो लॉट है, ये वाले जो रील्स हैं जिनको स्कैन कर करके हमने डेटा यहाँ रिसीव किया, ये भी अपने आप नहीं आ रहे, ये स्कैन किया तो अपने आप आ रहे हैं। इनको डालने की जरूरत अगर नहीं है आपके पास स्कैनर, या स्कैनर 2000 रुपये का होता है, सबके पास होता है, हो सकता है, तो आप उससे ले लें, सबसे बेस्ट रहेगा। आदत डालें, और सिस्टम बता रहा है इस आइटम की लैंडेड कॉस्ट क्या चल रही है, कितनी क्वांटिटी का ओरिजिनल था। कुछ में देखिए राउंड फिगर ओरिजिनल है, तो ये वो है जो फुल रील यूज़ की होगी, और जिसमें डेसिमल्स में आ रहा है, डैट मीन्स आपने पहले लेट से रील फुल दी थी, फिर उसमें से 200-300 किलो यूज़ हो गया, उसका जो बची, तो नेट जो भी कैलकुलेशन उस टाइम हुई होगी उसके हिसाब से ये बिट रील के बाद ये एक तरह से पार्शली यूज रील है, जिसे बिट रील भी कह सकते हैं, और बड़ी वाली बिट रील है 1500 किलो की। और डाउन टाइम का कॉलम भी एक कंपलसरी कॉलम हमने बना दिया है पहले। इसमें पुनीत जी का एक थॉट है, वो कहते हैं कि भाई काफ़ी लोग डाउन टाइम डालते ही नहीं थे, तो अब धीरे धीरे मैनेजमेंट के साथ काम करते करते समझ आया कि भाई एक ऐसा रास्ता निकालते हैं कि भाई डाउन टाइम डालना तो तुम्हें पड़ेगा। अब सिर्फ ये कह सकते हो कि डाउन टाइम नहीं था, बट कुछ ना कुछ जरूर छांटना पड़ेगा, और अगर तुम कह रहे हो डाउन टाइम नहीं था, फिर ओके यू हैव टू ओन दैट इन्फॉर्मेशन। और अगर था तो अगेन इसमें पॉपअप आ जाएगा कि कौन सी वैरायटी के डाउन टाइम है, उनको आप ठीक से भरिए। इसको अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि भी किस किस तरह की रिजेक्शन है, क्यों रिजेक्शन है, वो आप डालो। और ये रिजेक्शन को भी देखिए लिंक किया जाएगा कि किस स्टेज पे किस तरह की रिजेक्शन हो सकती है। बोर्ड मेकिंग में पॉपअप में सिर्फ ये 13 ऑप्शंस आएंगे। अगर हम प्रिंटिंग, स्लॉटिंग, डाई कटिंग, ग्लूइंग करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, ताकि अब मिस प्रिंटिंग बोर्ड मेकिंग में नहीं आएगा भाई, स्मजिंग नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो जो डाई कटिंग यहाँ नहीं आएगा भाई, तो जहाँ पर जो आएगा, फला प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ओके। तो जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का पॉपअप आ रहा है, उस पॉपअप के हिसाब से डेटा डाला जाएगा। इसी तरह डाउन टाइम है, डाउन टाइम के भी मास्टर्स हैं। तो जो हमने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड बनाते हुए जो दिक्कतें आ सकती हैं भाई, मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, मैन पावर शॉर्टेज हो सकती है, जॉब ही नहीं था इसलिए डाउन टाइम है। समझ रहे हैं कि मैं तो खड़ा हूँ, इंसान भी है, मटेरियल भी है, मशीन भी है, बिजली भी है, बट मेरे को जॉब ही नहीं दे रहे पीछे वाले। तो यहाँ पीपीसी वाला एक रूट कॉज हो गया। तो रूट कॉज जान पाओगे तभी तो करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ले पाओगे।
QC के लिए वेट कर रहे हैं मशीन को रोक कर, भाई साहब माल चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जो पॉपअप में आएंगे, इनमें से एक छाटेंगे और जिसके बेसिस पे आगे चल के हमें डाउन टाइम की बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिससे आप करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो। इसमें क्या दिखा रहे हो राम? ये है सर जॉब सैमरी रिपोर्ट, जिसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। जैसे हम देख सकते हैं सेल ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी आ गई, प्रोडक्शन कितने का बना। उसके बाद सबसे अच्छी चीज बात आप देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हुआ और कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर पर 100 कितना था। सेल्स ऑर्डर यहाँ पे 98 का हमने तो लिया यहाँ था। पे एक डमी सा, हम अगेन सब कुछ पूरी प्रोसेस ये डमी दिखा रहे हैं कि भाई ये एटॉप प्राइवेट लिमिटेड को ये मैंने बॉक्स देना है, ये डब्बा मेरा कस्टमर का पीओ 7 तारीख को आया और मैंने उसे 9 तारीख को अपने यहाँ डाला और इसके लिए 9 तारीख को मैंने आपका इसका जॉब कार्ड बनाया। ठीक है, 1000 क्वांटिटी है, 1000 लॉट। आमतौर पे इंसान अब काम नहीं करते हो तो कहते हैं यार 1000 का कोई काम करना है, बट उल्टा बोलो तो भाई करना तो पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है करना पड़ेगा तो आपको पता तो होना चाहिए कमा रहे हो खो रहे हो। बट डमी बेसिस पे 98 रुपये का ये डब्बा जाना है मेरा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन लॉजिक्स ये जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन लॉजिक्स ये जा रही है। ये आप इसे एज ए टेम्पलेट लीजिए, इसके अंदर देखिए आप देखेंगे रेट नहीं आ रहा अभी पेपर का, क्योंकि अगेन डमी बेसिस पे रह गया थोड़ा सा, अगले डेमो में इसे और अच्छा कर लेंगे। तो मैंने जो जो पेपर इसमें यूज़ किया, भाई 3 लेयर थी पेपर की यूज़ करी, इतना इतना केजी नेट यूज़ किया गया और इतना केजी यूज़ करने पे एक्स रेट आएगा, ये वैल्यू आई। किस किस मशीन से मैं गुजरा, इन मशीनों से गुजरा, कितने कितने घंटे ये गुजरे और उनमें क्या रेट लगाया गया और कितनी मेरी मशीनरी कॉस्ट है, कितनी ओवरहेड कॉस्ट है, कितनी ऑपरेटर कॉस्ट है, ये करके सिस्टम मुझे बता रहा होता है मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। ये सारी ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स, लॉजिकल रिपोर्ट्स देखकर आपका बिजनेस एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने लगता है। आप इसके बेसिस पे अपने KPI बना सकते हैं, अपने खुद के KPI बना सकते हैं। ये तो बड़ी लॉजिकल बात है ना कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन को साथ बैठ के देखना होगा कौन से जॉब प्रॉफिट में है, कौन से लॉस में। ये ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट क्या है राम? इस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं सर कि सेल ऑर्डर कितने का हमने बुक किया था, उसके अगेंस्ट में जॉब भी हमने बनाया कि नहीं बनाया, और जॉब बनाया तो कितने क्वांटिटी का बनाया। उसके आगे जॉब तो बन गया, ठीक है, जॉब बनाने के बाद प्रोडक्शन कर लिया, ओके, बट क्या प्रोडक्ट DA बना या नहीं बना। तो यानी कि ये जो पहला ऑर्डर है, मान लीजिए 9 तारीख का आया, ये 9 तारीख का सिस्टम कह रहा है कि भाई इसको शिपमेंट में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, है ना, कि आज हम जैसे 11 तारीख पे बैठे हैं, 13 तारीख की शिपमेंट है, 2 दिन बचे हैं, सेल ऑर्डर है 5000 क्वांटिटी का, जॉब तो अब इसका बनाया ही नहीं, ना जॉब बनाया ना कुछ प्रोडक्शन हुई, तो भाई ये तो बैलेंस है, तो जल्दी करो। तो आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सॉर्टिंग करते जा रहे हैं और ये ऑर्डर क्लोज नहीं हुआ है, और क्लोज हो गया तो भैया वैसे ही वो आप इग्नोर कर सकते हो। दूसरा ऑर्डर है, इसके भेजने में अभी 30 तारीख तक का टाइम है, 19 दिन बचे हैं, चलो इसको थोड़ी प्रायोरिटी बाद में दे सकते हो। बट दूसरी तरह देखें तो ये ऑर्डर आया 7 तारीख का था और मैं 2,60,000 में से 2,60,000 का जॉब बना चुका और इतना डिस्पैच भी हो चुका। भाई ये क्या हो रहा है भाई, प्रायोरिटाइजेशन कहाँ है तुम्हारी। बट एनीवे हो सकता है फ़ोन आया हो, भाई फ़ोन आया तो कंप्यूटर को बताना, ठीक है। बट एनीवे वो कुछ चीज़ें आउटसाइड ERP भी हो सकती हैं, बट जितनी चीज़ें ERP में हो तो अच्छा है। तो सिस्टम मेरे को बता रहा है कि देखो ये एक और ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर किस दिन जाना है। नीचे वाले ये ऑर्डर देखिए, ये वाले ऑर्डर्स, इन सब की शिपमेंट आज 11 तारीख है, 11 को ही जाने हैं। बट इसमें से ये 50,000 पीस का मामा प्राइड वाले का, तो भाई अभी तक तुमने जॉब कार्ड ही नहीं खोला, 50,000 पीस आज कैसे जाएंगे। तो मेरे पास इस टाइम 38 लाख डब्बों के ऑर्डर हैं, जिसमें 17 लाख डब्बे का जॉब कार्ड बना चुका हूँ और 9 लाख डब्बे डिस्पैच भी हो चुके हैं। तो कहाँ गाड़ी अटक रही है, किस किस वजह से अटक रही है, वो सिस्टम मुझे बता रहा है। और अगर कहीं पे डिस्पैच हो चुका और इनवॉइस नहीं बनाया, वो भी सिस्टम बता रहा है कि मैंने डिस्पैच बना दिया और ट्रक में लोड कर दिया, अब इनवॉइस बनाने हैं। तो ये एक ही स्क्रीन पे ही दिखा रहा है मेरे को। इसमें आप सॉर्ट कर सकते हो किसी भी कॉलम पे, आप पार्टी पे सर्च कर सकते हो, आप आइटम पे सर्च कर सकते हो, आप आइटम कोड पे सर्च कर सकते हो और बैलेंस पे सर्च कर सकते हो, और भी कई और राइट साइड में कॉलम्स आएंगे। सर नेक्स्ट टाइम हमारा जॉब कंप्लीशन % रिपोर्ट, जो हमने जॉब कार्ड बनाए, ठीक है, उसमें कितना वेरिएंस कितना है। तो जैसे हम इसमें देखेंगे कि ये मेरा जॉब ऑर्डर था, जॉब ऑर्डर के अगेंस्ट में इतना FG बन के इतना वेरिएंस, इसका यील्ड भी यही हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ 42,000 बनाने थे डिटर्जेंट के डब्बे, बट आपने 45,000 बना दिए, 3,000 फालतू बना दिए, 108% की यील्ड निकल आई। भाई तारीफ करूँ या ना करूँ, या तो भैया तुम वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, तुम औरों के लिए भी एक अच्छे एग्जाम्पल हो कि तुम पेपर को खींच के लंबा कर देते हो और 8% फालतू बन जाता है, या फिर भैया तुमने किसी और का पेपर ठोक दिया इसके अंदर, या तुमने वेस्टेज % भाई साहब 15% वेस्टेज ले रखी है, फालतू माल ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको एफिशिएंसी की तरफ बढ़ा रही हैं, इसमें फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी है। पहले लाइन में देखो आप 60,000 की जगह 59,000 समथिंग बनाया, तो थोड़ा सा कम रह गया। दूसरे में 97% हो गया,
चौथे में 100% है, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, एग्जैक्ट इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो प्रैक्टिकल बात है, यू कैन नेवर नो कि रिजेक्शन एक्चुअली कितनी आएगी, थोड़ा सा मार्जिन भी होना चाहिए, बट सिस्टम आपको बता रहा है। और देखिए ये 2 तारीख को जॉब डेट बना था, ये ओके लेवल पे चल रहा है और इसके 9 दिन तो पास हो चुके हैं इसको जॉब बने हुए। तो एज एचओडी अपना मेरा ये भी काम है कि हमको देखना है कि ये जॉब अगर इतने दिन हो चुके हैं तो भाई क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं हम, इसे क्लोज तक पहुंचाओ ना, सोचो समझो देखो क्या हो सकता है। अगर लगता है कि हाँ जितना वसूलते थे वसूल लिया, अब इसे क्लोज करने का समय आ गया तो उसे क्लोज करो। यस तो क्लोज करने के जो स्टॉप्स हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। बट नाउ एज ए एंटरप्रेन्योर समझिए, एज ए प्लांट हेड समझिए, एज ए CFO समझिए, एज ए CEO समझिए, आप जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप दिल से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना चाहते हैं तो आप जरूर चाहेंगे भाई जितने का ऑर्डर आया है, देखिए पिछले स्क्रीन पे आप चाहेंगे जितने का ऑर्डर आया भैया टाइम पे शिपमेंट होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा का जॉब कार्ड नहीं बनना चाहिए, और कम का है तो भाई क्यों बचा हुआ जॉब कार्ड भी बनाओ, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, डिस्पैच होना है, इनवॉइस होना है। फिर यहाँ सिस्टम आपको कह रहा है कि भाई इसमें से इतनी यील्ड निकली बाकी नहीं निकली। तो अगर जैसे ये वाला जॉब है हनीवेल नूडल्स का जॉब, तो ये 100 पीस का सैंपल जाना था भाई, ये तो बनाया ही नहीं, तो मतलब हुआ क्या इसमें भाई, भूल गए तुम लोग। तो जिसमें भी जो करना है, इवन सैंपल ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में आप हमारी एक और वीडियो है जरूर देखिएगा। सो सिस्टम यहाँ पे आपको यील्ड दिखा रहा है। तो अगेन यहाँ पे हमने फिंसिस के कुछ अच्छी रिपोर्ट्स के कुछ स्क्रीन से लगाए, डिटेल वीडियो या डिटेल लाइव तो आप देख ही लेते हैं, आप यूज़ भी करते होंगे, और आप यूज़ नहीं कर रहे तो ज़रूर अपने रेलेवेंट एचओडी को बुलाइए, उसको समझाइए भाई ये वीडियो देख ले और ये मेरे को मेरे डेटा पे लाइव दिखा दे, मैं ये अब रोज़ देखूंगा, भाई तू भी देख मैं भी देखूंगा, मुझे सब कुछ ग्रीन चाहिए। ये ग्रीन और येलो क्या होता है भाई सब जरा बताओ, ये तो अमेजोन जैसा लग रहा है मेरे को। जी बिल्कुल सर, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग वाले ने इतने मेहनत करके ऑर्डर ले आया है उसका स्टेटस क्या है। हम किसी भी सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसमें साइड डिटेल देखने को मिलती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने सेल ऑर्डर नंबर 4 पे क्लिक किया, जैसे ही 4 पे क्लिक किया उसमें हमें डिटेल मिल जाती है, क्या इसका सेल ऑर्डर डन हो गया, यस अप्रूवल डन, यस जॉब कार्ड बन गया, यस। तो हमने यहाँ स्टेटस देखा, अच्छा लास्ट स्टेटस क्या है इसका, डिस्पैच एडवाइस एंट्री हो गई, यस डिस्पैच एडवाइस एंट्री भी हो गई इसकी। यानी कि सेल ऑर्डर से लेके डिस्पैच तक सारी स्टेप्स मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कितने बजे ऑर्डर आया, किसने उसे अप्रूव किया, देखिए नाम भी आ रहा है, किसने ऑर्डर डाला, किसने अप्रूव किया, किसने जॉब कार्ड बनाया, किसने जॉब कार्ड अप्रूव किया, किसने मशीन की प्लानिंग करी, किस किस मशीनरी स्टेज के ऊपर काम हुआ, किस किस ने काम किया, WIP में कब गया और कब फाइनली लोडिंग स्टार्ट करी गई, और ऊपर से ये जो डेटा आ रहा है वो जिस भी रो को डबल क्लिक करोगे उसका आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक को ट्रैक करने का फैंटास्टिक डैशबोर्ड, सुपर जादू है ये ऐसी चीज़ है, अगर ये आप यूज़ कर रहे हैं आपको कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये सब अपने आप बन रही है बेस्ड ऑन वन स्क्रीन, जो आपको डेटा एंट्री का भी दिखाया था, जिसमें हम बता रहे थे मार्को कैसे कितने बजे से 8 बजे से 11 बजे तक का काम हुआ था ना, उसी से ये सब कुछ निकल रहा है। तो अभी पिछले स्क्रीन पे हमने देखा था लाइन नंबर 10 तक एक तरह से, अब उसके आगे ये बता रहा है कि उसके बाद इनवॉइस बना नहीं बना, वो किसने बनाया, और फिर इनवॉइस माल पहुंचा नहीं पहुंचा, भाई माल अभी पहुंचा नहीं है, वो वेटिंग में चल रहा है, देखिए येलो हो रहा है। तो हर एक का एक ट्रेसिबिलिटी है, एक ट्रैकिंग है, एक कंट्रोल है, आपको पता है कि आप कहाँ हो। और एक आखिरी लाइन भी है सर, कलेक्शन पैसा आया क्या, तो फुल कंट्रोल कि भाई ऑर्डर से कलेक्शन तक हम कहाँ हैं, हर जॉब का, एक जॉब का नहीं, 2 जॉब का नहीं, हर जॉब का, इवन सैंपल का भी हर स्टेप होना चाहिए कलेक्शन छोड़कर। तो दोस्त अगर ऐसे काम करेंगे तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो रिपोर्ट्स दिखाई इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स यहीं पे प्राइम रिपोर्ट्स में हैं। ये पुनीत जी ने बहुत सिस्टमेटिकली एक लॉजिकल तरीके से इन रिपोर्ट्स को बनाया है, और इनमें कुछ रिपोर्ट्स हमने जो नहीं दिखाई आप खुद भी देख सकते हैं कि प्लान वर्सेस एक्चुअल क्या था, डाउन टाइम क्या था, प्रोडक्शन वर्सेस एक्शन क्या था, मटेरियल कंजप्शन क्या था, कंजप्शन आइटम लेवल पे बताओ, कस्टमर लेवल पे बताओ, कौन से सेल ऑर्डर कैसे FG वेयर हाउस तक पहुंचे, ऑर्डर से जॉब ऑर्डर बनाने का टर्न अराउंड टाइम कितना है, कौन से जॉब कार्ड है जो बन गए बट प्रोडक्शन में गए नहीं है, मतलब जॉब कार्ड बना के PPC वाले ने छोड़ दिए और प्रोडक्शन वाला उन पर काम ही नहीं कर रहा। अब भाई काम नहीं कर रहा तो आगे शिपमेंट कैसे होएगी। तो मार्केटिंग वाले को भी रुकने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, उसे लाइव दिख रहा है और उसके बेसिस पे वो लोगों को ज्ञान दे सकता है। मेरे दोस्त मेरे बाप ऑर्डर लाया हूँ, कस्टमर गाली देगा, भाई माल बना दे, और माल बना तो दिया, बना दिया तो एंट्री क्यों नहीं करी, एंट्री करना। यस तो बहुत ही धांसू चीज़ है ये, आपके फ़ोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सब पे चलता है।
ये आपके मैक के ऊपर, आपके विंडोज़ कंप्यूटर पे, आपके हर तरह से चलता है। तो अब यह आपकी मशीन की ओई रिपोर्ट, सेक्शन वाइज रिपोर्ट्स, डेट वाइज ओई रिपोर्ट्स, मशीन प्लानिंग लिस्ट, जॉब क्या रिक्वेस्ट चल रही हैं, क्या हो रहा है, सब यहाँ सिस्टम मेरे को बता रहा है। कौन से ऑर्डर्स का जॉब कार्ड नहीं बना, किस दिन क्या प्रोडक्शन हुई, किस कैटेगरी, किस मशीन के ऊपर क्या काम हुआ, मशीन में क्या डाउन टाइम हो रहा है, स्टॉक की क्या मूवमेंट चल रही है, ये सब चीज़ें ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। रीज़न वाइज रिएक्शन अगर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो सिस्टम कह रहा है कि इस मशीन पे ये प्रॉब्लम्स आई, इस दिन इतने इतने किलो की प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये सब डमी डेटा है, ऑफ कोर्स रियल डेटा इससे और बहुत पॉपुलेटेड डेटा होगा, बट अगर आपको ये चीज़ें खुले सामने दिख जाएं, मिस प्रिंटिंग कितनी हुई, जीएसएम वेरिएशन से कितना लफड़ा हुआ, डीलेमिनेशन कितनी हुई, बताओ। सर ये आपका कि जॉब जो हमने रन किया उसमें जॉब वाइज क्या रिजेक्शन आई है क्या? अच्छा, जॉब वाइज रिजेक्शन जो आया है वो उसके वजह क्या है, किस रीजन से वो रिजेक्शन आ रही है? पीछे वाली जो रिपोर्ट्स थी ये थी मशीन लेवल के ऊपर, अब मशीन के विद इन जॉब लेवल पे। जी, जॉब लेवल पे हम यहाँ आइटम वाइज देख सकते हैं, रीजन वाइज देख सकते हैं, और साथ के साथ में मशीन वाइज अगर हमें देखना है तो मशीन वाइज भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको सिंपल सा जो है, जैसे हम एक्सेल में फिल्टर यूज़ करते हैं, यहाँ सर्च करेंगे और फिर हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके रहेंगी, देखने के लिए रेडी हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और ये आखिरी में दिखा रहा है सिस्टम जो कह रहा है कि जॉब कार्ड बने हुए हैं, उनकी प्लानिंग नहीं हुई। जॉब कार्ड बनना एक काम है, ऑर्डर आना एक और काम है। ऑर्डर आ गया, उसके बाद सोचा कौन सा पेपर लगाना है, कौन सी मशीन पे काम करना है, उसके बाद उसको किस शिफ्ट में लगाना है वो भी तो काम है। तो वो है इस शिफ्ट में ये बंदा इन 10 जॉब्स को चलाएगा, वो है अगले लेवल के प्लानर का काम। सेम बंदा भी कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकते हैं, बट आपको पता है गाड़ी अटकी कहाँ, गाड़ी अटकने नहीं देनी, वही आपका खास काम है। ये टोमेटो मिक्स के बारे में बताइए सर। सर इसमें हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, बताइए एक आइटम है और इस आइटम में मल्टीपल रीजंस की वजह से रिजेक्शन आई हुई है। ओके, तो इससे हमें ये देखने को होता है कि यार यही आइटम में बार बार रिजेक्शन क्यों आ सकती है। हम जो है रीजन वाइज भी देख सकते हैं कि, और आगे की रिपोर्ट हम देखेंगे उसमें जो टोटल रिजेक्शन जो हुई उसको रीजन वाइज देखने से उसका कापा कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। अगर लमसम पता है तो क्या करोगे, अलग अलग पता है तो करोगे ना। जैसे इन्होंने लिखा व्हाट इफ आई कैन सी ऑल आइटम्स अफेक्टेड बाय बबल्स, यहाँ पे इन्होंने एक आइटम मल्टीपल रीजन बोले, अब यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल आइटम सेम रीजन बोले कि बबल की वजह से मेरी कितने बोर्ड खराब हुए भाई। तो डिफरेंट आइटम्स के मुझे दिख रहा है कि भाई 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इतनी सारी रिजेक्शन तो सिर्फ बबलिंग में आ चुकी है। ओके, और ये कुछ ऑप्शंस थे जो भी हमने दिखाए। तो दोस्तों ये सब हमें करना है, इस सब को करने के लिए इन सब स्टेजेस से हम गुजरेंगे। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हम और बनाएंगे आपके लिए, बट आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया होगा कि फिनसिस में क्या क्या अच्छी रिपोर्ट्स मिलती हैं। एक रन थ्रू कर देता हूँ आपको बाकी स्क्रीन्स पे। ये मेरा FG मास्टर है, सबसे ऊपर फिनिश गुड के अंदर कॉर्गेटेड बॉक्स के अंदर RSC बॉक्स। तो आप उसको आइटम वाइज, पार्टी वाइज नीचे तक ले जा रहे हो, डिफरेंट फ्लैग्स पे ले जा रहे हो। जो बॉक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसकी विड्थ, लेंथ, GSM, हाइट, स्टैंडर्ड पैकिंग मतलब उसका जो बंडल है कितने पीस का होगा, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी शिपमेंट ज़्यादा आसान रहेगी। कस्टमर भी आजकल कहता है भाई बंडल जो मैंने बंडल बोला उस बंडल में देना, ऐसे हवा में अपने हिसाब से क्यों भेजा जा रहा है। किस तरह के मेरे जो कार्टन्स हैं उनके अलग अलग लॉजिक्स हैं, उनके जो भी साइंटिफिक तरह से उनके जो स्टैंडर्डाइज वर्ड में नेम हुए हैं वो नाम डालें। उनमें से कुछ के तो फॉर्मूले भी हमने सेट कर रखे हैं। वेट भी अब सिस्टम बता रहा है कि बेस्ड ऑन दिस बॉक्स, क्योंकि ये इस टाइप का है तो ये लगभग इन डायमेंशंस के हिसाब से इतने का पड़ेगा। तो बेस्ट अपने हिसाब से कैलकुलेशन सिस्टम दे रहा होता है कि किस तरह से देना है, कौन सा उसका HSN कोड है, क्योंकि HSN कोड आपको ई-वे बिल के लिए भी कंपलसरी है, ई-इनवॉइस के लिए कंपलसरी है। तो HSN कोड भी आपने वन टाइम सिस्टम को बता दिया तो आगे काम ठीक होता है। इसका प्राइमरी कस्टमर कौन है, कल को हमने FG के अंदर पता चला जी 1700 डब्बे पड़े हैं। भाई 1700 डब्बे बने पड़े हैं, लेटेस्ट से 100 रुपये का डब्बा है तो 1700 × 100 बहुत सारे पैसे होते हैं जी। तो ये जो पैसे मेरे ब्लॉक होते जा रहे हैं, तो ये पैसे किसकी वजह से छपा। अब कस्टमर ने फ़ोन किया था माल छाप दो, मैं उठा लूँगा, फिर नहीं उठाया या हुआ क्या। तो प्राइम कस्टमर कौन है, ताकि मैं उसको कह सकूँ भाई साहब माल बना पड़ा है उठा लो। ठीक है, तो ये सारे मास्टर्स के स्क्रीन्स हैं, डिटेल तो आप देख ही लेंगे। बट अब अप्रूवल का भी देखिए ऑप्शन है, आइटम किसने बनाया, किसने अप्रूव किया। क्योंकि अगर कुछ कॉलम गलत भर दिए तो बाद में बैंड बच जाएगा, है ना। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट गलत हो जाएगी, उसकी लोकेशन, उसका HS कोड, हर चीज़ का कोई ना कोई रेमिफिकेशन है। तो उसका आइटम का अप्रूवल सिस्टम भी एक हमने प्रोसेस बना रखा है, दिस कॉल्ड आइटम अप्रूवल। तो वेब फिनसिस की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा पिछले 32 साल में काम करते करते। तो हर जगह जहाँ जहाँ जो इनपुट्स मिले हमको
तो वो हम सिस्टम में ऐड करते गए। तो ये आइटम का अप्रूवल है, इसके नीचे आपने प्रोसेस प्लान भी अप्रूवल देखा था कि जो प्लानिंग शीट थी वो जो हमने पीछे वर्क करी थी तो उसका अप्रूवल था। इस तरह जॉब कार्ड अप्रूवल भी होता है। तो अप्रूवल आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, रेड कर सकते हो। अकाउंट्स मास्टर बनाना एक तरीका होता है कि भाई आपने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को किस ग्रुप में डाल रहे हो, उसका जीएसटी नंबर, उसकी बाकी डिटेल्स, ताकि उसका ई वे बिल बन सके, उससे पार्टी से पैसे ले सकूँ, पेमेंट किससे लेनी है, सेल की इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, फ़ोन पे बात करनी है तो किसको करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम दे रहा होता है। पेमेंट कितने दिनों में आएगी, उसको उसके ऊपर से कितने दिन की ग्रेस देनी है, कितने रुपए का इसको क्रेडिट लिमिट देनी है। मतलब भाई मैंने 50 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है, इससे ऊपर माल नहीं भेजूंगा इसको। कोई उसने कोई सिक्योरिटी थोड़ी ना दे रखी है मेरे को। तो मैं कैसे कंट्रोल करूं कि मेरी ज़्यादा अननोन पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा ना चला जाए। तो ये भी कंट्रोल मास्टर लेवल पे कर दिया कि भाई पैसा पुराना दे दो, नया ले लो। ये वाला स्क्रीन क्या कहता है भाई, छोटा सा स्क्रीन प्यारा सा। सर इससे क्या होता है कि आपने जीएसटी नंबर डाला, इंटर किया, तो बाकी डिटेल आपको वेरीफाई करके दे देगा कि आपका जीएसटी नंबर सही है कि नहीं सही है। ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ भी बहुत सारे लोग हमसे कहते थे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो वेब फिंसिस में हमने ये भी कर दिया कि जो जीएसटी नंबर डाला उसकी जो पार्टी का नेम, एड्रेस और बाकी डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के पोर्टल से उठा के सिस्टम आपको दे देता है। तो ये अगर आपने यूज़ नहीं किया आप इसे भी यूज़ करें, इट्स अ ब्यूटीफुल चीज़। कस्टमर का मास्टर बनना, उसका अप्रूवल करना, देखिए मास्टर का भी अप्रूवल कि कस्टमर भैया ये कस्टमर को जो क्रेडिट लिमिट डाली उसका अप्रूवल, कस्टमर जो एड्रेस है उसका अप्रूवल मेरे को चाहिए। बिना अप्रूवल के मैं उसको नहीं काम अलाउ करूँगा। और अप्रूवल करते हुए आप मास्टर्स भी देख सकते हैं, फिर से रिव्यू कर सकते हैं और उसका अप्रूवल कर सकते हैं। फिर सेल ऑर्डर बनाना, सेल ऑर्डर डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। इन और डोमेस्टिक है या SEZ सेल है, एक्सपोर्ट सेल है, पुरानी मशीन की सेल है, इन सब का अपना अपना लॉजिक है। परचेज रिटर्न है, अपना अपना लॉजिक है। इनवॉइस तो सब में बनना है, बट इसमें क्या क्या आपने ठीक से बनाया नहीं बनाया उसके लिए आप ठीक से बनाएं। ऑर्डर कॉपी करने का भी ऑप्शन है। कस्टमर को आपने चुना, आपने टाइप ऑफ आइटम पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह का इनवॉइस था, फर्स्ट टाइम ऑर्डर था या प्रूफिंग का ऑर्डर है, अमेंडमेंट ऑर्डर है। कस्टमर का PO नंबर डालना, कस्टमर की बाकी डिटेल्स डालना, डेट डालना। कस्टमर के यहाँ परचेज़र कौन है, वहाँ भी तो 10 तरह के मतलब 5-6 परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो मुझे किससे बात करनी है, कल को कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, कोई अप्रूवल लेनी है, कोई शेड वेरिएशन आ गया तो किससे बात करूँ, ये सब इसमें होता है। तो हम सेल ऑर्डर डालने की एंट्री देख रहे हैं जी। अब हमने यहाँ पे दिखाया कि सेल्स ऑर्डर जो हम डाले हमने, उसके बाद आइटम, ठीक है, इस कस्टमर से हमें ऑर्डर किस आइटम के लिए आया, PO किसके लिए आया, तो मैंने आइटम सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट तो उसमें आइटम सेलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी। और एक चीज़ और देखिए, मेड इन विच ब्रांच। मान लीजिए मेरे 9 प्लांट हैं, हमारे कई के क्लाइंट हैं, इनके 4 प्लांट, 6 प्लांट, 10 प्लांट, 12 प्लांट, 16 प्लांट है। तो मान ये मेरे प्लांट में मुझे इसे बनाना है, तो ऑर्डर तो है इस पार्टी का और ये मुझे हक भी है इसको बनाने का। इसका डाई स्टूडियो मेरे यहाँ मिलेगा, इसकी एक्सपीरियंस मेरे पास है। ये नहीं कि मेरे जो तमिलनाडु प्लांट के ऑर्डर हैं वो मैं यहाँ पे रुद्रपुर में बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, या मैं फरीदाबाद प्लांट में बनाना शुरू कर दूँ। जो मेरे जोधपुर प्लांट के ऑर्डर हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंट्रोल है कि उसी आइटम को उसी पार्टी को मैं बेच रहा हूँ, बट ऑर्डर मेरे पास वो खुलेंगे जो कि मेरी ब्रांच में बनने के लिए अलाउड है। जी। फिर हमने आइटम सेलेक्ट किया। आइटम सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर करना है क्वांटिटी। कस्टमर ने जो PO दिया उसमें कितने की रिक्वायरमेंट है उसकी क्वांटिटी इंटर किया, एंड रेट, किस रेट पे हमें सेल करना है। हाँ, और आगे से भाई 10,000 से कम की क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे हम। हमारी कंपनी बड़ी बड़ी मशीनों पे काम कर दिया, 1000 पीस के 3 मिनट का जॉब है, ये कोई जॉब है जी। चलो जी, ये आपने डमी PO नंबर डाल दिया, ये डाल दिया, ये सब चीज़ें हैं। और साथ में आप अटैच भी कर सकते हो, कस्टमर का PO भी यहीं अटैच कर दो। यस, बहुत वंडरफुल। उसने जो सैंपल दिया है, सैंपल की फ़ोटो भी लगा दो। तो जो पिछली बार की कोई प्रॉब्लम्स है वो भी लगा दो, ताकि आपके पास कंट्रोल हो कि भाई क्या हो रहा है। तो इसमें मेन डिटेल्स भी हैं, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग डिटेल्स और यूज़र डिफाइंड फील्ड्स भी हैं कि आप अपने सेल ऑर्डर में कुछ और भी फील्ड ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने कॉलम दे दिया। ये भी एक पायनियरिंग चीज़ है जो हमारे वेब फिंसिस में ही पैदा हुई है कि हमने 8-10 फील्ड के और ऑप्शन दे दिए कि आपको उनकी अंग्रेजी भी खुद लिख लो, लेफ्ट भी आपके हाथ में, राइट भी आपके हाथ में। तो वो जो यूज़र डिफाइंड फील्ड आप बना दोगे वही फील्ड आगे आपको पॉपअप्स में आने लग जाएंगे। और इनकी डिलीवरी डेट मांग रहा है कि भाई 9 तारीख को मैंने ये जो एंट्री कर रहा हूँ और ये 23 तारीख को इसकी डिलीवरी है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए कि भाई पेमेंट टर्म्स इसकी 30 दिन में मिलेंगे पैसे, फलाने बैंक में पैसे मिलेंगे, फ्रेट बिल होना है या नहीं होना, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और सब कर आप इसे सेव कर दोगे और ये सेव हो जाएगा। फिर ये प्रीव्यू पैदा हो जाएगा जी, मेरी तरफ से ऑर्डर रेडी है, इसमें जो देखना है देख लो
और कस्टमर को भेजना है भेज भी सकते हो ये, बट उससे पहले मतलब थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, हम कस्टमर को एज ए एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया जाता है आफ्टर अप्रूवल। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फ़ोन नंबर वगैरह भी देखिए ये तो डमी है, वेबसाइट फ़ोन नंबर हमने कुछ नहीं भर रखा, बट आपको एक्चुअली में ये सब चीज़ें भरनी है ताकि आप सारी लीगल कंप्लायंसेस को कर सकें। तो 1000 पीस है 98 रुपये का, 98,000 प्लस GST में ये आपका जा रहा है, और गुजरात का माल जा रहा है ये, तो इसलिए इसमें S और C ये वाले GST लगे हैं जी। और ये मेड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, ये तीनों स्टेप से अभी गुजरेगा ये। इसके बाद ये चेकिंग पे गया। चेक में देखिए अगेन फिंसेस में आप सीधा ग्लोबल सर्च भी कर सकते हो, सेल ऑर्डर चेक, और आप सिस्टम से भी जा सकते हो कि भाई ऑर्डर मैनेजमेंट में, डोमेस्टिक सेल ऑर्डर में, डोमेस्टिक अप्रूवल और चेक सेल ऑर्डर। चेक सेल ऑर्डर में गए, आपने उसको स्टार्ट किया, आपके डेट्स छाँटी, आपके सामने ऑर्डर आ गया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने से पहले आप रेट हिस्ट्री नहीं देखोगे, क्लिक करके देख लो आप इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स डाली थी। मुझे कस्टमर का पीओ दिखाओ ज़रा। वाह, कस्टमर का जो पीओ था या उसने जो भी और इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो सारी, इवन जो मैंने रफ मान लीजिए मैंने ईमेल पे भी कुछ अप्रूवल लिया था उससे, वो ईमेल का भी PDF अटैच कर दो। तो सारे अपलोड्स आप यहाँ से देख सकते हो, रेट हिस्ट्री देख सकते हो, और आप इस ऑर्डर को इस प्रीव्यू फॉर्मेट में भी देख सकते हो। जो यहाँ पे ये प्रीव्यू फॉर्मेट था वो यहाँ भी दिख रहा है कि आपकी आंखों को सेट हो गया कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये ऑर्डर इस दिन आया है, इस दिन डिलीवरी है, इस पार्टी से आया है, ऐसे ऐसे है, एंड फिर आपने इसे एक्सेप्ट किया, ये सेव हो गया, तो चेकिंग कंप्लीट हो गई। अभी अप्रूवल में गया। देखिए पोका योके का क्या मतलब है कि गलती से भी गलती ना हो। तो हमारे तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, एक पर्टिकुलर क्लाइंट है दुबई के पास अजमान में, उसके यहाँ पीओ पता है कितनी देर से गुजरता है। पीओ पहले मेड बाय होता है, PR, फिर PR अप्रूवल 1, फिर PR अप्रूवल 2, फिर पीओ अप्रूवल 1। यस सर, है ना। तो इस लेवल से लोग काम करते हैं कि 4-4, 5-5 लोगों से मुझे अप्रूवल चाहिए ताकि गलती से भी गलती ना हो, और सब लोगों का काम है ठीक से काम करो, और सबको अप टू डेट काम रखना है। अपने अपने डैशबोर्ड, अपने अपने लैंडिंग पेजेस का भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपको स्क्रीन खोलते ही सामने दिख जाएगा मेरा ये लैंडिंग पेज है। जो लोग SAP में काम करके आए हैं उन्हें T कोड की एक कंफर्ट होता है, तो हमने हर स्क्रीन पे देखिए T कोड भी दिया है। तो इस पर्टिकुलर फाइल को आप ग्लोबल सर्च भी कर सकते हो, T कोड से भी सर्च कर सकते हो, मेन्यू से भी जा सकते हो, हर तरीके से आप जा सकते हो। तो आप सेल ऑर्डर अप्रूवल में गए, यहाँ पे आप अप्रूवल में भी आपको वही सब चीज़ें दिखेंगी जो चेकिंग वाले को दिखती हैं, और इसको एक एक्स्ट्रा चीज़ दिख जाएगी, मेरे से पहले चेक किसने किया। तो ये भी अपना काम देखेगा और उसे अप्रूव कर देगा। तो अब ये सील हो गया। अब सेल ऑर्डर डिपार्टमेंट का आप जिम्मेदार का काम ऑर्डर लाने का था और सिस्टम PPC को बताने का था। अब PPC का काम हो गया काम शुरू करना। प्रोसेस प्लान है जो हमने पीछे बनाना आपको सिखाया। प्रोसेस प्लान कोरुगेटेड कार्टन में कैसे बनता है वो हमने सिखाया कि प्रोसेस प्लान में आपने पार्टी छाटी, आइटम छाटा, इसके अंदर जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ पे इंटर कर दिया कि नंबर अप्लाई क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, सीट की विड्थ, सीट की लेंथ इंटर करना है आपको, अप्स की नहीं करना है। ठीक है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन इंटर कर, पेपर कौन सा पेपर लगने वाला है, आपने पेपर इंटर कर, किस फ्लूट का यूज़ करने वाले हैं आप, तो फ्लूट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आपको एक्स्ट्रा पेपर मिलने वाला है। फिर इसके अंदर जो भी हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको डाल दिया हमने ताकि बिल्कुल क्लियर है कि मेरे क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और क्या मेरे प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं। सो यही सब चीज़ें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर एज एप्लीकेबल अपने आप जॉब कार्ड को 1 सेकंड में रेडी करेंगी, और 1 मिनट में तो आप उसके सारे सेल्स को चेक करके सेव भी फाइनली कर सकते हो। कितना रिजेक्शन अलाउड है ये सब भी प्रोसेस प्लान में देखिए एक बार डाल दिया। अब डे टू डे जब मैं क्वांटिटीज़ बनाऊंगा तो अपने आप सिस्टम मेरा काम करेगा। मुझे उस वक्त RSC HSC सोचने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपने आप बता रहा है कि इसमें तीनों लेयर पे कौन से पेपर यूज़ होने हैं और उनका ERP कोड कौन सा है। इस वक्त स्टॉक क्या है पता नहीं, क्योंकि ये तो मैंने प्लान बना दिया। हो सकता है अगले 3 साल तक मैं इसे बदलूँ ना, 3 साल में हो सकता है मैं इसकी 50 बार रन निकालूँ, 100 बार रन निकालूँ, हर रोज शिपमेंट निकालूँ, बट हर रोज मुझे प्लानिंग ना पेपर की करनी, ना स्लोरर स्लेटर की करनी, ना मुझे क्वालिटी पैरामीटर्स देखने, ना मुझे कलर पैरामीटर्स देखने। वो सब तो हो गए ना एक बार। वो तो अब सिर्फ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, स्टैंडर्ड वेस्टेज ऐड करेगा, सिस्टम बना के दे देगा, फिर कहेगा आप बताओ कौन सी मशीन पे करना, मशीन भी प्रेफर्ड बता देगा। अब प्रोसेस प्लान का भी अप्रूवल है कि भाई इसको अप्रूव कर दो, ये फाइनल है, इसके बाद अब चेंज नहीं होएगा। चेंज होएगा तो फिर आपको अप्रूवल रूट से लाना होगा। क्यों? ताकि गलती ना हो। और नीचे देखिए अमेंडमेंट की भी हिस्ट्री है कि ये पीछे कभी अगर अमेंड हुआ तो क्यों हुआ, कस्टमर ने कहा ये मेरी गलती थी, क्या हुआ, क्या लफड़ा है। और ये प्रोसेस प्लान का अप्रूवल अभी हम बात कर रहे थे, तो ये अप्रूवल हो गया। अब प्रोसेस की मैपिंग की बात करते हैं। जी, प्रोसेस की मैपिंग में हम जाएंगे तो इसमें हमें ये बताना है कि हमारा जो बॉक्स बनने वाला है उसमें प्रोसेस हम क्या क्या यूज़ करें, उसमें किस किस प्रोसेस से गुजरेगा।
तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं हमने आइटम सेलेक्ट किया, ये सारे प्रोसेस ओपन होके आ जो गए हमने शुरू में खोले थे। जो हमने शुरू में खोले हुए थे। तो आगे हमने गए, पहले प्रोसेस लेके हमने कोरिगेशन होना है, अच्छा इसमें बोर्ड बनेगा, प्रिंटिंग होनी है, फोल्डिंग, ग्लूइंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग। कुछ जॉब ऐसे होते हैं उसमें डाई कट होना है, तो उसके हिसाब से हमें जॉब में बताना है कि ये प्रोसेस होना। फिर आता है सेटअप टाइम। अब सेटअप टाइम क्या है, कोई भी मशीन रेडी होने के लिए कुछ एक टाइम की नीड होती है, कितना टाइम लगेगा इस मशीन को रेडी करने के लिए। तो हमने डाला कि 25 मिनट, कोरिगेशन को रेडी होने में 25 मिनट लगना है। अच्छा, उसमें पेपर लगाना, पुराना सामान हटाना, सफाई करना, फिर से माल लगाना, वर्क इंस्ट्रक्शन लगाना, लोगों को चाय पानी पीना है, फटाफट 25 मिनट में सारा काम हो जाना चाहिए, मशीन चालू हो जानी चाहिए। 25 मिनट बहुत होते हैं। लोग तो कहते हैं 0 मिनट चेंज ओवर टाइम होना चाहिए मेरा, ठीक है, लोग कहते हैं, मशीनरी वाले कहते हैं, बट जो एक रीजनेबल है आप उतना भरिएगा। मतलब अपने आप सब कुछ नहीं हो सकता, काम करना ही पड़ता है। फोर्क लिफ्ट आएगी, पुरानी रील निकालेगी, नई रील लगाएगी। तो उस जॉब के लिए क्या क्या है ये आप मास्टर में भी डाल सकते हैं, तो जॉब कार्ड में अपने आप उठा लेगा प्रोसेस प्लान में जी। और अगर आपको लगता है नहीं यार मैं प्रोसेस प्लान में डिसाइड करना चाहता हूं, तो आप प्रोसेस प्लान में डाल दें, एटलीस्ट जॉब कार्ड में डालना नहीं पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड हो गया, अप्रूव हो गया, अब जॉब कार्ड बनाने वाले के लिए ये ऑटोमेशन आ जाएगी। इससे आपको हेल्प मिलने वाली है आगे, जब आप प्लानिंग करेंगे तो टाइम अपने आप कैलकुलेट होकर आने वाला है कि जॉब को रन होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि 1000 क्वांटिटी के लिए कितना टाइम लगने वाला है। आजकल की मशीन बड़ी फास्ट, यानी कि ये सेटअप टाइम था दोस्त, ये वन टाइम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, और ये है प्रोडक्शन क्वांटिटी। हाँ जी जी। इसमें हमने कहा कि 1000 क्वांटिटी, 1000 के लिए कितना टाइम लगने वाला। कोरिगेशन है, मशीन बड़ी फास्ट है, ये 10 मिनट भी नहीं लगानी है, मतलब कि चलो ठीक है एक टाइम हमने 2 डाला मिनट है, 3 मिनट दो ये मिनट, आपका है कि आप इतनी स्पीड पे चलाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो जैसे 400 वाली मशीन है, तो मैं इसमें 2.5 मिनट्स भी डाल सकता हूँ कि 400 की स्पीड पे चलाऊंगा इसको मैं, बट 10 की स्पीड पे 100 की स्पीड पे चलाना है तो 10 मिनट डाल दिए। 50 की स्पीड पे डालना है, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपकी बिल्कुल पुराने ज़माने वाली मशीन है, बट ठीक है सस्ती सुंदर टिकाऊ मशीन है, तो उसमें आप इसको 20 मिनट डाल दीजिए, 30 मिनट डाल दीजिए, जो भी आपको लगता है। जो आपको लगता है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, सब लोग मिल के इसको डाल रहे हो, क्योंकि इसी के हिसाब से भाई साहब प्लानिंग होगी, इसी के हिसाब से कॉस्टिंग निकलेगी। अभी हम देखते हैं सारे प्रोसेस हमने सेलेक्ट किए, प्रोसेस प्लान सेव होता है नेक्स्ट बिफोर रन एमआरपी। वाओ, ये अमेजिंग चीज़ है, ये सुपर 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 अमेजिंग चीज़ है। ये तो पुनीत जी कहते हैं कि भाई हर दूसरे दिन रन करो ही करो, क्योंकि 2 दिन में नए ऑर्डर आ जाएंगे, पुरानी शिपमेंट हो जाएंगी, नया रॉ मटेरियल आ जाएगा, कुछ नए पीओ बन जाएंगे, कोई पीओ फ्रंट हो जाएगा, कोई क्लोज हो जाएगा, कोई कस्टमर का पीओ आगे पीछे हो जाएगा। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के मल्टीपल तरीके हैं। सेल शेड्यूल से पिक कर लूँ ऑटोमेटिकली, या डायरेक्ट फीड करना चाहते हो, या सेल प्रोजेक्शन से उठा लूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। मल्टी सेल्स प्लान से उठा लूँ, एसएफ से उठा लूँ। तो इनकी मदद से हमने कहा कि भाई मुझे इस महीने की प्लानिंग करनी है, तो सिस्टम ने कहा भाई ये ऑर्डर मेरे पास इस टाइम पेंडिंग चल रहे हैं, इनमें से बताओ किस ऑर्डर को प्लान करना है। तो मैंने उन 5, 10, 20 ऑर्डर्स को पिक कर लिया कि इन ऑर्डर्स की मेरी इस महीने की ये शिपमेंट है। तो उन शिपमेंट्स को मैंने यहाँ पे पिक किया, रेडी किया, सेव किया, एमआरपी को रन किया। एमआरपी रन करते ही सिस्टम कहता है ओके सर आई एम रेडी। मेरे हिसाब से मैंने इसको रेडी कर दिया। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, एमआरपी का एक और डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, आपको दिखा देंगे। तो एमआरपी सीधा मेरे को बताएगी कि भाई इस बेसिस के ऊपर हमारे को इस डमी सिचुएशन में इतने एफजी, मैंने इस केस में 1 एफजी पे प्लानिंग किया, और मेरे इसमें ये पेपर्स या बोर्ड्स चाहिए मेरे को, क्या एक्सेस है क्या शॉर्ट है, सिस्टम ने मेरे को दिखा दिया। एमआरपी, पेंडिंग पीओ, पेंडिंग पीआर, क्यूसी, स्टॉक इन हैंड, सब कुछ सोच के समझ के देखती है, और जिससे आपकी इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट कम होती जाती है। क्योंकि आप धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने 4 महीने का सामान नहीं मंगा रहे, आप इसलिए नहीं माल मंगा रहे और कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको पता है क्या होना है, कब चाहिए, तो उससे ज़्यादा मंगाने की फिर जुड़ती क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब कार्ड क्रिएशन। तो जॉब कार्ड बनाते हुए जो आइटम्स, ये क्या क्या लिखा है भाई तुमने? सर ये है आइटम विदाउट प्रोसेस प्लान। आप जॉब कार्ड बनाने तो जा रहे हो, अगर प्रोसेस प्लान ही नहीं होगा तो आप कैसे जॉब कार्ड बनाएंगे? आपको वो जो 1 मिनट वाला काम 1 घंटे में क्यों करना चाहते हो भाई? एक बार सिस्टमेटिकली कर लो, आगे से अपने आप हो जाएगा। और देखिए एक और चीज़ बोल रहा है, सिर्फ पेंडिंग सेल ऑर्डर जो हैं वो आएंगे, कि अगर आपने ऑर्डर ही नहीं डाला तो जॉब कार्ड नहीं बना सकते। बिल्कुल सर। और कहीं ऐसा तो नहीं इनवाइस बन गई और फिर आप जॉब कार्ड बनाने चल तो भी रहे नहीं हो? बना सकते, माल तो जा चुका भाई, पुराने स्टॉक में से माल निकल चुका। कई बार पुराना माल भी पड़ा होता है ना, उसने 1000 पीस मांगे, मेरे पास 5000 पहले पड़े थे, पिछली बार का ओवररन था, या पिछली बार उसने बनवाने के बाद रोक दिया था। तो ये सिस्टम बता रहा है ये डिफरेंट ऑलरेडी कंट्रोल्स हैं, ताकि आप गलती ना करें, आपके बंदे गलती ना करें। तो जॉब ऑर्डर क्रिएट करने से पहले ऑर्डर है, ऑर्डर अप्रूव्ड है, और ऑलरेडी माल नहीं गया, और ऑलरेडी जॉब कार्ड नहीं बना,
जी। अगर जॉब कार्ड ऑलरेडी मान लीजिए कंपनी में 4 बंदे हैं बीपीसी में, मिस्टर ए ने बना दिया, मिस्टर बी भी बनाने बैठ गए, तो भैया रुक जाओ, मिस्टर ए बना चुके हैं, आप मत बनाइए। तो ये सब चीज़ों का सिस्टम अपने आप ध्यान रख रहा है। ओके सर, हमने इस पॉइंट को पकड़ा। अब ये क्या बोल रहा है सर अगर आपको मटेरियल नहीं है तो हाईलाइट कर देगा सिस्टम, मटेरियल तो है ही नहीं, जॉब कार्ड बना रहे हो। भाई शाबाश, ये वाला जो बंडल है इन स्टॉक, क्योंकि ये सिस्टम कह रहा है कि भाई तुम्हें ये जो 1000 पीस अगर बनाने हैं, उन 1000 पीस को 3 प्लाई के हिसाब से आपको बनाओगे, आपको इतना किलो माल चाहिए, और सिस्टम क्या बोल रहा है कि भाई इतना एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी देनी है, तो आपको इतना क्वांटिटी इशू करना है, बट स्टॉक में तो है ही नहीं। तो स्टॉक में नहीं है तो आपको भैया ये रुक जाओ, अब ऑल्टरनेट आइटम का ध्यान रखो। अब ऑल्टरनेट करना होगा तो करेंगे, अगर रोकना हो तो रोकेंगे। ये क्लोजअप दिखाया राम आपने कि इसके अंदर आप मटेरियल शॉर्ट है, दिक्कत है। और अब आपने कहा कि जॉब कार्ड क्वांटिटी, हाँ इसके सेकंड टैब में आती है क्वांटिटी, कि भाई अगर मेरे को क्वांटिटी चेंज करनी है तो मुझे लगता है यार 1000 पीस क्या बनाऊंगा, 3 मिनट का जॉब है, ये तो रोज़ ही माल आते रहता है, यार एक काम कर 20,000 पीस बना दे। अगेन इट्स अ सुपर डिसीजन है ये, मतलब रेलेवेंट लोगों ने इसमें सोच के समझ के एक्शन लेना है। बट किसी और सिचुएशन में आपको पता है यार रोज़ माल जाता ही है इसका, तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे हमने 2,90,000 वाला ऑर्डर देखा था, उसमें आप 2,90,000 की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, भाई 10,000 के मुझे डब्बे बनाए। तो कितने का मैन्युफैक्चरिंग ने बोला, कितना प्रोडक्शन में बनना है फाइनली, और उसमें से ये आज कितने का बनना है। और ये जॉब कितने अप्स का है भाई, हाँ 4 अप्स का जॉब है, तो 250 शीट्स की लॉजिकल रिक्वायरमेंट आएगी। ये क्या आता है, ये है सर आपकी पेपर, कौन सा पेपर लगने वाला है इसमें, पहले लेयर में कितना रिक्वायर्ड है, सेकंड लेयर में कितना है, फ्लूट में कितना है, एंड आप देन थर्ड में कितना है। ये लेयर वाइज कैलकुलेशन आपके सामने शो करता है। स्टॉक उसका कितना है, रिजर्व स्टॉक में क्या कुछ है क्या, तो रिजर्व स्टॉक में भी शो कर देगा। तब जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी फर्स्ट लेयर में 690 पॉइंट समथिंग है, स्टॉक में 0, रिजर्व भी नहीं है कुछ। तो इससे हमें एक अलर्ट दिखाता है, एक इन्फॉर्मेशन दिखाता है। उसके बाद हम इसको, अगर मान लीजिए ये स्टॉक में होता 0 बट रिजर्व स्टॉक में पड़ा हुआ होता, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते थे भाई तेरे जॉब की अगर नीड नहीं है तो मेरे लगा दूं, और कौन से जॉब है वो इसमें आ जाएंगे। तो आप किसी और केस में अगर हम जब लाइव आप लोग देखेंगे, मतलब आप सिर्फ बता रहे हैं कि क्या 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 सोच के सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, बनाए जी। ये आपका जॉब कार्ड का प्रिंट हो गया। देखो 2 केसेस होते हैं, एक होता है मटेरियल नहीं है तो जॉब कार्ड बनाना है कि नहीं बनाना है, हो सकता है मटेरियल इन ट्रांजिट हो, बिकॉज आइडियली हम कहते हैं कि भाई अगर सिस्टम तुम्हें बता रहा है कि माल नहीं है तो माता मत बनाओ ना, और कोई बना लो। तो जॉब कार्ड बना के कौन से तुम्हें मेडल मिल जाएंगे। और अगर डिसीजन है तो ऑल्टरनेट आइटम यूज़ करो ताकि काम तो होए, अदरवाइज तो आपने जॉब कार्ड बना के मार्केट में छोड़ दिया। तो हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मिरेकल जैसे, जो तो कहते हैं मैं 200 से ऊपर जॉब कार्ड में फ्लोट ही नहीं करने दूंगा, डाल लो अचार। 201वां जॉब कार्ड बनेगा ही नहीं जब तक कि 2-4 जॉब कार्ड पीछे क्लोज नहीं करोगे। क्लोज कराते जाओ, नहीं बनाते जाओ, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। वरना तो जॉब कार्ड बना के आपने पास से मारा, आपने बना दिया जो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करो, स्टैंडर्ड मटेरियल ना था ना है ना आगे 10 दिन आएगा, तो खाली बैठेंगे लोग। तो इसलिए राइट टाइम पे आपको जॉब कार्ड बनाना है, सही डिसीजन लेके जॉब कार्ड बनाना है, ताकि आप सही शिफ्ट में सही बंदे को सही काम सही मटेरियल के साथ दे सकें। ये नहीं कि आपने जॉब कार्ड बना दिया और वो ढूंढ रहा है भाई साहब मैं क्या करूँ, ये माल तो है ही नहीं। तो आप बताओ क्या कोई लॉजिक रहा उस जॉब कार्ड बनाने का। तो जॉब कार्ड उतनी क्वांटिटी का बनाओ जो उतना चाहिए, जिसका माल है आपके पास, क्लियर होना चाहिए जॉब कार्ड। हवा में जॉब कार्ड बनाने का सिस्टम बहुत गलत है। जो लोग हवा में जॉब कार्ड बनाते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। जॉब कार्ड उतनी क्वांटिटी का बनाए जितना बन सकता है, जितना माल भी क्लियर होना चाहिए, माल स्टॉक में होना चाहिए। और वो स्टॉक अगर आपको लगता है किसी और जॉब के साथ वो माल ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो डिसाइड करो, अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और आपकी कम है तो आप चुप रहो, आप उसकी रिजर्वेशन हवा में मत मानो, हाँ जी वो आपस में लड़ लेंगे अपना माल ले लेंगे, ऐसे नहीं होता काम। तो आप बिजनेस को बिजनेस की तरह से काम करो। मशीन वाइज प्लानिंग पे अब हम बात करते हैं मिस्टर राम। सर ये मशीन वाइज प्लानिंग में हम सेलेक्ट करेंगे जो जॉब हम रन करने वाले किस मशीन पे रन करेंगे, अच्छा उसका शिफ्ट क्या होगा, स्टेज क्या होएगी। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है शिफ्ट, हमने सेलेक्ट किया। शिफ्ट सेलेक्ट करने के बाद मशीन किस मशीन पे रन करेंगे, बीएचएस के मान लो मल्टीपल मशीन है। आजकल हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनकी एक ही छत के नीचे 2-2 ऑटोमेटिक कोरुगेशन प्लांट साथ लग रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, कि भाई एक खराब हो गया तो अभी मेरी कस्टमर की शिपमेंट रुकेगी नहीं। तो लोग 2-2 लाइनों पे पहुंच चुके हैं। तो उनमें से कौन सी लाइन, और ये एटलीस्ट बोर्ड प्रिंटर्स में या फोल्डर ग्लोव्स में तो मल्टीपल होते ही हैं सबके पास, तो कौन सी मशीन को आप यूज़ करोगे, उसमें क्या काम करोगे। जैसे प्रिंटर केस में आपने देखा था 4-5 ऑप्शंस थे कि सिर्फ प्रिंटिंग करनी है या प्रिंटिंग और फोल्डिंग भी करनी है, डाई कटिंग भी करनी है, डिपेंडिंग ऑन योर मशीन कैपेसिटी एंड दैट जॉब, उस जॉब में क्या होना है।
सर ये देखिए बहुत अच्छा फीचर है। इससे हम क्या करते हैं, अपने जॉब को सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट करते हैं। मैंने फ्लूट लगाया, सी फ्लूट लगाया मशीन पे, मुझे लग रहा है यार सी फ्लूट वाले ना जॉब पहले ख़त्म करते हैं। या हमने 5 प्लाई का बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, अब प्लाई वाइज हम करते हैं। तो ये देखिए ये तीन तीन तरह की हमारी सॉर्टिंग है। आप पिछले स्क्रीन पे अगर देखे होंगे, ये देखिए, बल्कि 5 तरह की सॉर्टिंग है। नेस्टेड लूप चला रहे हैं 5 सॉर्टिंग्स का, और उसमें हर एक के अंदर इतने सारे पॉपअप आ रहे हैं। बताओ पहला आउटर सॉर्टिंग किस पे, फिर उसके अंदर किस पे, कि सबसे ऊपर आपने मान लीजिए मैंने कहा रील साइज, उसके नीचे फ्लूट, उसके नीचे डिलीवरी डेट। कोई और कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि यार पहले रील साइज और फिर जॉब क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटीज ऊपर पहले करना चाहता हूँ, बड़े बड़े जॉब पहले निकालना चाहता हूँ। या फिर आप कहते हैं यार मुझे कलर, जब प्रिंटिंग में जाएंगे तो कलर की सीक्वेंस में भी मुझे कौन से कलर्स के हिसाब से मुझे इसको सॉर्ट करना है अपने जॉब को। उसके बाद आपको उन जॉबों को सेलेक्ट करना है जिनकी आपको प्लान करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे एक जॉब है, बट एक्चुअली में तो आपके बहुत बहुत 10 20 20 30 ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बताते हैं भाई साहब एक एक शिफ्ट में हमारे 20 से लेके 40 जॉब चेंजेस भी होते हैं, और मशीन की तरह मशीनें काम कर रही हैं और मशीन की तरह लोग काम कर रहे हैं, या इंसानों की तरह मशीन काम कर रही है और मशीनों की तरह इंसान काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर है कि करना क्या है, कैसे करना है। आपने इंसानों की इंटेलिजेंस मशीन को दे दी और मशीनों की ऑटोमेशन आपने इंसानों को दे दी, और दोनों खुश हैं, दोनों की लाइफ आसान है कि भाई बार बार एक दूसरे का मुंह नहीं देखना कि अब मैं क्या करूँ। जी, हमने गेट डाटा किया, इसके बाद हमारी मशीन प्लाइंग रेडी होती है। यहाँ हम देख सकते हैं टाइम कितना एलोकेट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 28 मिनट, कि भाई ये जो इसमें 25 मिनट का मेक रेडी है और 3 मिनट की प्रोडक्शन है, तो भाई और अभी ये कह रहा है लाल कि भाई सिर्फ 3% कैपेसिटी हमारी यूज़ हुई है, कि भाई और माल काम दे दो मेरे को, मैं खाली बैठा हूँ। तो आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी अपने आप बेटर होने लग जाएगी जब आप जॉब चेंज ओवर टाइम को कंट्रोल कर लोगे, जब आप प्रोडक्शन टाइम कंट्रोल कर लोगे, बड़े रन करोगे, उसके लिए ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, पूरी साइकिल अपने आप भागेगी और सिस्टम गलती नहीं होने देगा। एक्सेल की दुनिया, गूगल ड्राइव की दुनिया से बाहर निकलो, ऑटोमेशन को पकड़ो। और जैसे पुनीत जी ने आज की एक वीडियो में भी अभी इजिप्ट से जब वो निकले तो उन्होंने एक अच्छी वीडियो एयरपोर्ट पर शूट करी, बहुत सारी प्यारे प्यारे शॉर्ट्स और वीडियोस किए। तो उसमें एक चीज़ बोलते हैं, ईआरपी ही सत्य है। ईआरपी को अगर ठीक से काम करोगे तो ईआरपी इज द ओनली ट्रुथ। एंड इधर उधर भागने की जगह, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई ईमेल देख रहा है, व्हाट्सएप में भी 200-400 चेन्स चल रही हैं, कौन से ग्रुप में क्या देखूं, भाई एक ईआरपी ही सत्य है। ईआरपी मुझे सब बता रहा है। तो ये सिस्टम बता रहा है कि मैंने जॉब प्लानिंग कर दी, इतने बजे मैं काम करूंगा, इतने क्वांटिटी पे काम करूंगा, और इतनी 28 मिनट मेरे इस जॉब पे अलॉट हो गए। प्लानिंग हमने सेव किया, और इस प्लानिंग के थ्रू आप देखेंगे कि वर्क ऑर्डर प्रिंटर हमारा रेडी होता है, और साथ के साथ में नेक्स्ट स्क्रीन पर हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी उठ के आ गई, कितना मटेरियल चाहिए मुझे। अमेजिंग। देखिए ये था वर्क ऑर्डर जो कह रहा है तुमको ये करना है, आज 720 मिनट की तुम्हारी शिफ्ट है, उसमें 28 मिनट का मैंने तुम्हें काम दिया है, प्रभु इतना काम कर देना। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए 10 जॉब भी हैं, 20 जॉब है, 25 जॉब है, तो भी सिस्टम बता रहा है इंक्लूडिंग चेंज ओवर टाइम कितना मैंने तुम्हें टाइम इस 720 मिनट या 480 मिनट में से मैंने तुम्हारा यूज़ किया, बाकी तुम्हारे पास अभी भी टाइम खाली है, मेरे प्रभु काम कर देना। चेंज ओवर टाइम भी मैं भूलना नहीं हूँ, मैंने लिखा है चेंज ओवर टाइम। और अगर मान लीजिए ब्रिटानिया के बिस्कुट के डब्बे बन रहे हैं, 5000 डब्बे बन रहे हैं, इलायची फ्लेवर के 5000 बन रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर के और 5000 बन रहे हैं लेटर से कोकोनट फ्लेवर के, और इन सब में चेंज ओवर टाइम आप 0 भी ले सकते हो जी, क्योंकि बिल्कुल पेपर भी सेम है, आगे सब कुछ सेम है, फ्लूइड भी सेम है। तो प्रिंटर की इंक की तो बाद में बदलनी है, उसका डाई बदलनी है, वो तो प्लानिंग अगले प्लानिंग में जाएगा ना तुम्हारा। तो या तो उसे सिंगल जॉब बनाओ, या अगर 3 जॉब भी बनाने हैं, क्योंकि फाइनली 3 सेल ऑर्डर है, ये 3 जॉब कार्ड है, तो इनमें चेंज ओवर टाइम आप 0 ले सकते हो या 1 मिनट ले सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देखिए जैसे ही मैंने ये मशीन प्लानिंग सेव करी थी, जॉब कार्ड प्लानिंग सेव करी थी, अब RMIS इशू हो गई कि भैया ये माल इशू करा लो। अगर आप ये चीज़ें अगर 1 हफ्ते पहले बना दोगे तो क्या RMIS बनाओगे, सब आपने तो कूड़ा बना दिया ERP का। वैसे काम करो जैसे हम आपको सबमिट कर रहे हैं, भाई ऐसे करने में आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कितना काम करना है, और यहाँ पे बॉल पेन वाला ऑप्शन भी दे रहा है। भाई अगर आपके पास फोन और टैब नहीं दे रखे लोगों को, कंप्यूटर नहीं दे रखे, इट्स ओके, पेपर रिकॉर्ड भी थोड़ा बहुत जरूरी चाहिए होता है। ये वर्क इंस्ट्रक्शन है, आज तुम्हें ये करना है। अब कितना काम तुमने किया और तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई, कितने मिनट लॉस हुए, वो यहाँ लिख देना, बाद में कंप्यूटर एंट्री हो जाएगी।
तो प्रिंट आउट वाले मेथड से काम करना है तो भी अवेलेबल है, और अगर टैब पे करना है तो भी अवेलेबल तो है ही। और ये मेरी प्लानिंग शीट थी, मटेरियल शीट थी, इसमें कौन सा कलर लगना है वो भी आ रहा है, कौन सा पैकिंग साइज है वो आ रहा है, जॉइंट कौन सा होगा आ रहा है, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट शीट भी हमारी आ गई। तो डिफरेंट लोगों को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मिलना शुरू हो गया। अब जैसे ही हमने देखा कि मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग सीट बनी और वहाँ से RMIS रॉ मटेरियल इशू स्लिप जनरेट हो गया, उसके अगेंस्ट में मटेरियल इशू करना है, पेपर को इशू करना है, किसको, कोरिगेशन सेक्शन को। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया टाइप सेलेक्ट करने में आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपने आप इशू अगेंस्ट पेपर रील जॉब कार्ड। तो 31 सीरीज से हम इशू कर रहे हैं क्योंकि अगेंस्ट जॉब कार्ड आना है, ताकि जॉब कार्ड यूज होता जाएगा कि इस जॉब कार्ड को 3 टन माल जाना था, 3 टन मैंने दे दिया है, या फिर मैंने 6 टन दिया, 3 वापस भी लेना है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी, तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे कि भाई इसमें माल लगाना था 24 BF का, तूने 28 BF दे दिया, भाई मरवाएगा, या तूने 16 BF दे दिया, मरवाएगा। तो या डेकल साइज 52 इंची पे माल लगना था, तूने 48 इंची दे दी, अब वहाँ पूरा आधा घंटे घूमने के बाद वापस आएगा, बाबूजी ये तो माल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बाबूजी ये तो माल निकलेगा नहीं। तो ये सब बैंड नहीं बजाने, हमारे को ठीक से काम करना है, उसके लिए ज़रूरी है सिस्टमेटिकली काम करें। जी यहाँ हमने सेलेक्ट किया जॉब नंबर, प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद हमने इस जॉब का प्लान किया था, तो जॉब नंबर उठ के आ गया। हमने देखा इस स्क्रीन में फर्स्ट स्क्रीन में रिक्वायर्ड क्या है, कितना चाहिए, क्वांटिटी रिक्वायर्ड उठ के आ गई, कहाँ से, ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने जितने जॉब का प्लान किया था रिक्वायरमेंट निकल के आ गई। इसके बाद हमें रील इशू करना है, किस सेक्शन में, बोर्ड सेक्शन में, कोरिगेशन सेक्शन में, मैंने यहाँ कोरिगेशन सेलेक्ट किया। अच्छा कौन कौन से रील इशू करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि और स्कैन बार कोड बहुत अच्छा फीचर है, आप बस फटाफट इसको जो है आप रील को स्कैन करते जाओ और माल इशू होता जाएगा, ना नोट करना, कहीं लिखना, ना कुछ दिमाग लगाना। और अगर आप गलत रील इशू कर रहे हो तो भी सिस्टम रोक देगा, भाई साहब ये तो जादू हो गया, गलती से भी गलती नहीं होगी इसके मामले में। ना डेकल गलत जाएगा, ना कलर गलत जाएगा, पता चले गोल्डन चला गया नेचुरल की जगह, या नेचुरल चला गया कलर की जगह, FSC की आपने प्रॉमिस कर रखा था, नॉन FSC माल चला गया। ये सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे आप अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो। और कौन सी रील गई वो स्कैन, जो आपने यहाँ बारकोड स्कैन किया वो सिस्टम अपने आप पकड़ रहा है। यहाँ पे तो डमी है, हम आपको ट्रेनिंग के लिए सिर्फ ओपनिंग रील 1 2 3 4 दिखा रहे हैं, और जो एक्चुअल रील्स होंगी, किस वेंडर की रील थी, वो कितने लैंड कॉस्ट की थी, वो सारा डेटा पकड़ते हुए सिस्टम अंदर लेके जा रहा है। जी इस तरह से मटेरियल इशू मेरा सेव होता है। इसके स्लिप में हम ये भी देख सकते हैं कौन कौन से रील हमने इशू किया हुआ है और कितना वेट इशू हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो चाहिए था मेरे को 1380 किलो, बट मेरे पास जो रीलें थी, मैं तो रील काट के थोड़ी ना दूंगा, मैंने पूरी रील दे दी। तो स्टॉक में जितना था वो मैंने सारा माल यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया, तो मैंने एक्चुअली 2600 किलो की जगह 3500 का माल दे दिया है। और कौन सा बैच नंबर, कौन सा रील नंबर मैंने दिया है, मेरा फुल ट्रेसेबिलिटी पिछले वाले स्क्रीन के बारकोड को स्कैन करने से आ गई। अगर आपका बारकोड स्कैनर खराब हो गया है तो मेरे दोस्त यस आप पॉपअप से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ले सकते हो। हाँ अगर रील का स्टिकर खो गया तो कैसे करूँगा सर, आप पॉपअप से ले लो, पर ठीक से काम करना, जितना अच्छा करोगे लाइफ उतनी अच्छी होने वाली है। तो प्रोडक्शन की MIS रिपोर्ट्स में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आप WIP रिपोर्ट दिखाओ, तो सिस्टम बता रहा है कि भाई सारे सेक्शन में WIP अगर मैं देखना चाहता हूँ तो भाई कोरुगेशन सेक्शन में ये रील्स इस वक्त इतने किलो माल WIP में इन हुआ है, मैंने उन्हें दिया हुआ है। तो उनका ओपनिंग कुछ नहीं था, उनके पास ये माल आ गया, तो ये माल उनके पास माल पहुंच चुका है। स्पीड से ज़रा आगे लेके चलते हैं। हमने माल को इशू कर दिया कोरुगेटर को, और कोरुगेटर के यहाँ WIP दिखना शुरू हो गया। अब कोरुगेटर वाले भाई अपनी प्रोडक्शन डालेंगे, प्रोडक्शन के अंदर वो ये उनका एम्प्टी स्क्रीन खुल के आ गया उनके सामने, वो अपनी स्टेज छाटेंगे जो कि ऑफकोर्स कोरुगेशन है, मशीन छाटेंगे जो ऑलरेडी प्लान्ड है, मशीन में जॉब छाटेंगे, क्योंकि अगर 20-30 जॉब उनको दे रखे हैं तो कौन सा जॉब अभी अभी उनने किया है, तो उस जॉब को पकड़ा, कौन टीम का लीडर था, कौन से मेन ऑपरेटर्स थे, उनको पिक कर लिया, ताकि अगेन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पीपल भी आ गई, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल आ गई। अब सिस्टम कह रहा है कि मैंने तुम्हें इतना इनपुट दिया है, जो पीछे से सिस्टम ने बोला है, इतना तुम्हारा आउटपुट है, इतना तुम्हारा रिजेक्टेड है, जो डेटा राइट साइड में हम बनने है उससे आया। ओके प्रोडक्शन क्वांटिटी बताओ, ठीक है, रिजेक्टेड क्वांटिटी वहाँ राइट्स में बताओगे, रीजन वाइज वो यहाँ आ जाएगी, और टोटल प्रोडक्शन सिस्टम बता रहा है। डिफरेंस इन वेट जब तक इतना कम नहीं होगा तब तक वो आगे जाने भी नहीं देगा। तो अगेन अकाउंटेबिलिटी आ रही है वेट की, कि कितना वेट मैंने तुम्हें दिया था और कितना तुमने निकाला है आउटपुट। ये जॉब नंबर था और इसके ऊपर ये वाला स्टिकर है, ये स्टिकर का नंबर है, बारकोड का नंबर है, जो अगली स्टेज पे आपको अभी कुछ दिनों बाद दिखने वाला है। अब रिजेक्शन के रीजंस आए, जो रिजेक्शन के रीजंस यहाँ पे तो डमी बेसिस पे हमने 3-4 खोले हैं, हम जो स्टैंडर्ड SOPs हैं उसके हिसाब से आपको बता देंगे कौन से रीज़न खुलने चाहिए, और वो रीजंस आपके यहाँ खुलवा देंगे। तो सही रीज़न को आपने छाटा, उस रीज़न हिसाब से कितने किलो या कितने बोर्ड खराब निकले
वो आपने बताया। लमसम ये मत बोलो रिजेक्टेड है, किस वजह से रिजेक्टेड है मेरे दोस्त वो बताओ। वो नहीं बताओगे तो दिक्कत है। डाउन टाइम है, डाउन टाइम कितना हुआ जी? 30 मिनट मेरी बिजली गई हुई थी, 30 मिनट बिजली गई हुई थी भाई, केबल ख़राब थी, जनरेटर ख़राब था, प्रॉब्लम क्या थी, तो वो बाद में उसका रूट कॉज एनालिसिस उनके साथ किया जाएगा। यहाँ पर हमने इसे कहा मेक बैच। हाँ जी, मेरा बैच बन गया जी। जैसे ही हमने मेक बैच पे क्लिक किया, सिस्टम ने हम यहाँ पे बैचेस बना के मुझे दे दिए। तो सिस्टम ने दिया कि 980 जो हमने ओके प्रोडक्शन डाला था, सिस्टम दिया उसको कंज्यूम WIP। जैसे ही कंज्यूम WIP आप क्लिक करेंगे, इस पे जो भी रॉ मटेरियल लगा हुआ है जॉब कार्ड में, ये ऑटोमेटिक उसको कंज्यूम कर लेगा। और सिस्टम कह रहे हैं मैंने ओरिजिनल तुम्हें कितना सामान दिया था, तुमने इसमें कितना कंज्यूम किया होगा। तो WIP स्टॉक इसका तुम्हारे पास इतना खड़ा है, WIP स्टॉक हमारे पास इतना अभी खड़ा है। और ये नीचे कुछ है अभी इंपॉर्टेंट, बाद में आएगा जी। और इसको सेव करना है, हाँ जी सेव करना है। तो कहते हैं भाई साहब सेव तो मैंने कर दिया, क्या मैं प्रिंटिंग स्लॉटिंग में शिफ्ट कर दूं, यहाँ का आउट वहाँ का इन कर दूं, या अभी रुकूं, बाद में बंदा 2 दिन बाद लेके जाएगा। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। और कोरुगेशन स्टेज का टैग निकल के आ गया कि जो मेरे स्टैकर से मैंने माल उतारा, तो मेरा जो इसका पैलेट है, पैलेट के ऊपर मैंने ये स्टिकर लगा दिया कि भाई ये 980 पीस हैं, इनका ये बैच नंबर है, कि इस मशीन की इस स्टेज पे ये वाला एंट्री नंबर है, और उस दिन का पहला नंबर है, ये मेरा बैच नंबर है, और इसको ये कहते हैं। ये इसका बारकोड भी आ गया, इसको स्कैन करके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसे किस लोकेशन पे मैं बाद में रखूँगा वो रख सकता हूँ। ये मेरा ये स्लिप हो गई आपकी, जो आपने स्टेज वाइज एंट्री की उसकी स्लिप हो गया, जिससे कि अगर आप मूव करना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बट नीड नहीं प्रिंट की, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इनपुट क्या था, आउटपुट क्या हुआ, अभी स्टेज पे क्या रिजेक्शन है, अभी स्टेज पे क्या डाउन टाइम है। शॉर्ट समरी जो कुछ आपने यहाँ पे डेटा डाला था मेरे दोस्त, वो डेटा यहाँ पर एक समरी फॉर्म में भी आ गया, जिसको साइन करके फाइल में भी लगा सकते हैं कि भाई इस दिन ये हुआ था। तो जहाँ पर डेटा चेक भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट्स में हर चीज़ की चेकिंग होती है, GST में चेकिंग होती है, TDS में चेकिंग होती है, प्रोडक्शन में भी चेकिंग होनी चाहिए, इन्वेंट्री में भी चेकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज गलती पकड़ी नहीं जाएगी और गलती किसी और स्टेप में बाद में निकलेगी। तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर हो सके तो इसे आप प्रिंट करके चेक करके साइन करें, 2 बंदे 3 बंदे साइन करें कि आज ये हुआ था, ये ठीक हुआ है। अगर कर सकते हो तो, बाकी हम फोर्स नहीं कर रहे, बट उससे सीरियसनेस आती है कि भाई जो डेटा डाला है वो करेक्ट डाला है। जी। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमने कोरिगेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर होगा, प्रिंटिंग वाला अब अपना प्रोडक्शन रिकॉर्ड करेगा कि उसने कितनी प्रिंटिंग की, जो सीट उसके पास आई उसने सारा कुछ सेलेक्ट किया। जैसे हमने कोरिगेशन के टाइम पे दिखा कि मशीन सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, एंड जॉब नंबर सेलेक्ट किया, उसने टाइम इंटेड किया कि कब से कब तक प्रोडक्शन हुई, ओके क्वांटिटी कितनी है, रिजेक्शन कितना है, डाउन टाइम कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसने सेलेक्ट करने इसको भी 10 मिनट की पावर कट मिला, इसको भी 5 किलो इसका कलर इशू की वजह से प्रॉब्लम हुआ। इसने रील नहीं यूज़ करी, इसने क्या यूज़ किया, बोर्ड। जो पिछली जैसे 980 बोर्ड आए थे उन पे इसने काम किया और उनसे 975 बोर्ड ओके करके निकाले, और 5 बोर्ड इसने कलर इशू की वजह से बाहर निकाल दिए। जी। समझ रहे हैं दोस्त किस तरह से माल आगे मूव कर रहा है, तो मैं किस मशीन पे किस स्टेज पे कर रहा हूँ, और मेरे कौन ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, कौन मेरे लीडर्स हैं उस दिन के। उसके बाद आप देखेंगे आप नेक्स्ट स्टेज ट्रांसफर, सिस्टम ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये जो है नेक्स्ट इसका स्टेज है फोल्डिंग ग्लूइंग, क्या ट्रांसफर कर दूं, यस करना है तो मान लीजिए ये जॉब सिर्फ बोर्ड में बिकना था, फोल्डिंग ग्लूइंग नहीं आएगी, तो इस केस में भी नहीं आएगी, गलती से भी फोल्डिंग ग्लूइंग पे नहीं जाएगा। सिस्टम है, लॉजिक है, ठीक है। और अगेन कह रहा है भैया आगे ट्रांसफर करने से पहले ये वाला स्टिकर लगा दो। अब तो अब पैलेट के ऊपर इस पे स्टिकर लग रहा है कि अब 975 पीस हैं ये, अब ये 975 ठीक है। वो लेफ्ट साइड पे टैप पैलेट था जो इन वाला पैलेट था, अभी आउट वाला पैलेट जो है उसमें 975 का हमने स्टिकर लगाया, और इस पे ये लग गया कि ये माल आगे जा रहा है। दिख भी रहा है, पता भी चल रहा है इसको देख के स्टिकर। नेक्स्ट प्रोसेस है क्या इसका, हाँ, फोल्डिंग एंड ग्लूइंग है इसका नेक्स्ट स्टेज। इससे पिछली कोरुगेशन स्टेज नहीं आ रही, अब इसमें प्रिंटिंग की बात कर रहा है कि प्रिंटिंग स्लॉटिंग से मैंने फोल्डिंग की तरफ इसे मूव करना है इस माल को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोल्डिंग ग्लूइंग का हमें भी प्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि यहाँ भी हमने मेन पावर लगाया है, मशीन लगाई है। तो फोल्डिंग एंड ग्लूइंग ने अपनी एंट्री रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने बताया हमने कौन सी मशीन यूज़ किया, एंड मेन पावर कौन सा कितने थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल किया, किस टाइम। तो 45 मिनट इस पर काम किया मैंने, और 975 पीसे से मिले थे, 960 ओके कर दिए, और मेरे 15 के अंदर पेस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई। और देखिए अगेन बैच नंबर आ रहा है, कौन सा इनवर्ड बैच था, कौन सा आउटवर्ड बैच है, और 975 का हिसाब भी हो गया। अगर हिसाब नहीं होगा ये रोक देगा, भाई साहब रुक जाओ, क्वांटिटी गायब हो गई। देखो 1000 पीस की शिपमेंट थी, हम ऑलरेडी 960 पे पहुंच चुके हैं। तो अगर कस्टमर कहता है ना मुझे 1000 के 1000 चाहिए वरना मैं नहीं लूँगा,
तो आप फंसने वाले हो। तो आपने एक तो मार्जिन नहीं लिया और दूसरा आपके लोग बहुत ज़्यादा रिजेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज सॉर्टिंग एंड पैकिंग। ठीक है, ग्लूइंग से सॉर्टिंग एंड पैकिंग में ट्रांसफर होता है, और सॉर्टिंग एंड पैकिंग जो मटेरियल उनको ओके मिलता है उसको प्रोडक्शन में रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ सॉर्टिंग होता है तो उसको रिजेक्शन में डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने एंट्री के थ्रू दिखाया। और इसने कहा देखो बीच में मेरे मैन पावर नहीं थी, मेरा टाइम लॉस हो गया, बीच में प्रिंटिंग की प्रॉब्लम मुझे मिली, तो पीछे वाले ने नहीं पकड़ी, बट सॉर्टिंग पैकिंग करते हुए उसने कहा बाबूजी ये चलेंगे नहीं। तो इसने भी देखिए 960 के 950 बना दिए और 10 इसके प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में चले गए। इस स्टेज पे फिर नया स्टिकर निकला, माल रेडी हो गया। अब ये माल अभी आप देखेंगे रिसिप्ट ऑफ फिनिश गुड्स, अभी ये रेडी है बिल्कुल, हमारे जो एफजी स्टोर है उसमें जाने के लिए अब रेडी है। अभी पीडीआई में पड़ा हुआ है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में है। अब जो है एफजी गाइस जो है, एफजी पर्सन जो है उसको रिसीव करेगा अपने पास एफजी स्टॉक। तो इस मेन्यू में गया, ये कहाँ जा रहा है, ये सेल्स एंड डिस्पैच से डोमेस्टिक सेल की ट्रांजेक्शन में रिसीव, कि दूसरे ने जो माल बनाया था उसने मेरे नाम ऑफर कर दिया, मुझे रिसीव करना है, मैं एफजी स्टोर में से रिसीव करूंगा। रिसीव करते मेरे पास वो सारी ट्रांजेक्शंस दिख जाएंगी जो पीछे से पॉपअप में पेंडिंग चल रही हैं कि ये उधर से ऑफर कर रखी है बट मैंने कैच नहीं करी। तो ये कह रहा है भाई WIP से रिसीव करना है, हाँ जी रिसीव करना है, कौन सी रिसीव करनी है, रिसीव करनी है। तो 950 पीस की एफजी स्टॉक की एंट्री रिसीव हो गई और ये मेरे पास माल रेडी हो गया, मेरे स्टॉक में खड़ा हो गया। ये मेरा स्टॉक लेजर है। अभी नेक्स्ट डिस्पैच एडवाइस क्रिएशन पैकिंग लिस्ट। ठीक है, तो हमें अब डिस्पैच एडवाइस लिस्ट बनाएंगे, डीए बनाएंगे। तो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किए, और आइटम कहाँ सूट क्या आ रहा है आपके सेल्स ऑर्डर से, सेल्स ऑर्डर से हमें आइटम को सेलेक्ट करना है। और शिपमेंट कर रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर बैच की, मुझे इस पर्टिकुलर बैच का माल देना है। आप समझ रहे हैं, वही आइटम डिफरेंट दिन बन रहा है, डिफरेंट शिफ्टों में बन रहा है, तो डिफरेंट लॉट है। फुल ट्रेसिबिलिटी चाहिए, तो मुझे मैं बता रहा हूँ कि भाई इस लॉट के 950 पीस हैं, लोगे क्या? तो मैं 950 भी दे सकता हूँ, उसमें से 250 भी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 लाख पीस बन गए, 20-20 हज़ार की शिपमेंट है, 5 बार में दूंगा। तो कौन सा वाला लॉट मैं आज तुमको दे रहा हूँ मुझे पता है, मुझे पता है मैं कौन सा लॉट तुमको दे रहा हूँ। यही ब्यूटी सॉफ्टवेयर की, हमारे ऑटो कंपोनेंट्स हो, रबर कंपोनेंट्स हो, प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो, मोनो कार्टन्स हो, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हो, लैमी ट्यूब्स हो, पॉली ट्यूब्स हो, बुक्स हो, स्टेशनरी हो, हर चीज़ में, फार्मा में, फूड में, जहाँ भी ट्रेसिबिलिटी की नीड होती है, तो जिस तरह से हमने चेन बाय चेन आपको दिखाया, इन आउट होते हुए ट्रेसिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ मटेरियल मूव कर रहा है, तो वैसे सिस्टम बता रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमने जो मेरा जो बैच था वो 950 का था, बट क्वांटिटी कस्टमर ने अभी सिर्फ 800 ही मांगा है, बोला इस दिन मुझे 800 चाहिए। तो 25-25 के जैसे बंडल होंगे, तो ये उसने 800 पीस की क्वांटिटी पिक करवाई, सेल ऑर्डर बैलेंस है 1000 पीस का, आइटम कोड यही है, PO नंबर भी वही है जो पीछे डाला था, ये कस्टमर है, माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहीं पे स्कैन बारकोड करके अगर मैं जो बंडल का या पैलेट का स्टिकर स्कैन कर लूँगा तो सिस्टम अपने आप ये वाला बैच पकड़ के डेटा भर देगा। और अगर मैं स्कैन करके नहीं डाल रहा हूँ तो मैं मैनुअली भी पिक कर सकता हूँ कि कौन से बैच ओपन है, जिन बैच को किन से माल दे रहा हूँ। तो 800 पीस मैं शिपमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहा हूँ, इस वहीकल में जा रहा है माल, ऐसे जा रहा है, ये टर्म्स हैं, सेव किया, मेजॉरिटी चीज़ें सेल ऑर्डर से अपने आप आ रही हैं और प्रोडक्शन से बैच की डिटेल्स आ रही हैं, डिस्पैच एडवाइस मेरी बन गई, रेडी हो गई। डिस्पैच एडवाइस बनने के बाद जब मटेरियल लोड हुआ, हमें बनाना है इनवाइस। इनवाइस बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है, इवन 10 सेकेंड में इनवॉइस बनेगा बिना किसी गलती के। बाकी सब कुछ कहीं ना कहीं से लिंक होके आ रहा है। और ये डिस्पैच एडवाइस है जो कह रही है कि भाई इतना माल मैं इस ट्रक में रखने वाला हूं, रखो इस ट्रक में, ये माल पहुंचा दो। अभी इनवॉइस नहीं बना है क्योंकि हो सकता है ट्रक में पहले ही इतना माल भरा हो, ये 800 पीस अंदर घुस ही ना पाए, ओके, या ये ट्रक पंचर हुआ है, ट्रक का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल खराब है। तो अभी इनवॉइस नहीं बना है, ई इनवॉइस नहीं बना, ई वे बिल नहीं बना, अभी डिस्पैच एडवाइस बन रहा है जी। नेक्स्ट हम इनवॉइस क्रिएशन में गए, ये पाथ है उसका, इस पाथ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया डोमेस्टिक सेल्स पार्टी सेलेक्ट की, एंड देन डीए उठ के आ गए, पेंडिंग डीए खुल के आ गए, जो डीए बन चुके हैं माल उसके हिसाब से सॉर्टिंग पैकिंग में से भी माल उठाया, एफजी से माल उठाया, उसे ट्रक में लोड कर दिया, ट्रक लोड भी हो गया, ट्रक पैक होने लायक हो गया। हमने कहा चलो अब इसका इनवॉइस बना दो। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने 40,000 पीस का इनवॉइस डीए तो बना दिया, पर ट्रक में तो 35,000 पीस गए, 36,000 पीस गए, तो 4,000 पीस कम कर लिया आपने। ये सब डीए के टाइम पे है, डीए को आपने एडजस्ट कर दिया, डीए को आप 36,000 का कर दिया, 36,000 माल पैक भी हो गया, रेडी हो गया। अब आप डीए को सेलेक्ट करोगे एंड जुप 1 सेकंड के अंदर आपका इनवॉइस स्क्रीन पे रेडी हो गया जी, मेरी तरफ से इनवॉइस रेडी है। अब बताइए इसमें कोई कॉलम में आपको कुछ भरना है तो भर लीजिए। अगर आप जैसे सर ने बोला कि हो सकता है गाड़ी कहीं पंचर तो नहीं है, आप गाड़ी नंबर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। कोई प्रॉब्लम है वो आपने चेंज कर ली इनवॉइस स्टेज पे, बाकी इनवॉइसिंग तो आप देखिए 20 साल से सभी लोग कंप्यूटर पे कर ही रहे हैं। तो फिनसिस ने यहाँ बोला अभी टैक्सेबल वैल्यू ये है, ये मेरा टैक्स है, टीसीएस अगर लगना था तो ये है, नहीं है तो नहीं है, टोटल वैल्यू ये हो गई, मैं इनवॉइस को सेव कर रहा हूँ, कर दूँ क्या, सेव कर दूँ, और ये मेरा झकास इनवॉइस बन गया। एंड इनवॉइस अब ट्रक में लोड होके माल निकल जाएगा। अब इसके साथ कई और चीज़ें भी आती हैं। इनवॉइस रीच रिकॉर्ड की एक ऑप्शन होती है, वो भी उसकी एक अलग वीडियो है, वो देख लीजिएगा। इनवॉइस के बेसिस पे बहुत सारी टारगेट वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्ट, सेल ऑर्डर वर्सेस डिस्पैच की रिपोर्ट, ये सब बन जाती हैं। बट साइकिल को पूरा करने के लिए ऑर्डर टू कलेक्ट की साइकिल मानी जाती है। तो हम जरा सा अब आपको कलेक्शन की तरफ ले चलते हैं, ज़रा स्पीड से, हाई स्पीड से। जैसे हम आपको कलेक्शन भी ज़रा क्विकली दिखा रहे हैं कि कलेक्शन के अंदर हमने क्या किया। भाई अकाउंट्स में रिसिप्ट्स के अंदर गए, रिसिप्ट्स में हमने कहा कि भाई बैंक में पैसे आ गए, टॉप प्रोडक्ट से पैसे आए हैं, तो इस नंबर बिल के आए हैं। देखिए जो बिल बना था हमारा, इस बिल के अगेंस्ट मेरे पैसे आए हैं, मैंने रिमार्क्स लिखे, बिल को सेव किया, वो उसे मेरा सेव हो गया। अब ये अनअप्रूव्ड वाउचर है, इस वाउचर को एक बार चेक भी कर लेना चाहिए अप्रूवल मैट्रिक्स के हिसाब से कि भाई किस बंदे को किस चीज़ की वाउचर अप्रूवल करने की राइट है, उसने उसको अप्रूव किया और डन डन वाउचर चेकिंग में गया, वाउचर अप्रूवल में गया। अगर मल्टीपल लोगों से अप्रूवल करवाना है तो ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए आपने बिल ही गलत छांट लिया, पार्टी गलत छांट ली। मेरे पास जय माता दी नाम से 5 पार्टियाँ भी हो सकती हैं, तो मैंने ए से पैसा आया था बी में डाल दिया, गलती हो सकती है ना। तो इसलिए अप्रूवर का काम है, एचओडी का काम है, वो चेक करेगा। तो जो भी सीनियर जूनियर है उसके हिसाब से आपने जो भी लॉजिक करना है, मेरा माल राम चेक करेंगे, राम का एंट्री मैं चेक करूँगा, तो इस तरह चेक हो सकता है। और वाउचर अप्रूवल में गए, इस स्टेज पे आप वाउचर की बाकी डिटेल्स, गेट एंट्री, हमारा जो भी रेलेवेंट होता है वो देख सकते हैं। और वाउचर अनअप्रूव्ड वाउचर है, इसे अप्रूव कर दिया और ये अप्रूव्ड वाउचर बन गया। तो वाओ, ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। सो सुपर ग्रीन टिक मार्क हो गया। तो हम लोगों ने अभी आप लोगों के साथ ये धांसू एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने ऑर्डर टू कलेक्ट की वो एक साइकिल दिखाई। इसके बेस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स अपने आप बनने वाली हैं जो आप खुद जब अंदर घुसेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बट ये आप समझिए कितनी मेहनत से ये सॉफ्टवेयर बना होगा, कितनी मेहनत से आप सबकी कंट्रीब्यूशन से इसमें सारे जितने लॉक्स, जितने ऑप्शंस, जितने कंट्रोल्स आ रहे हैं, वो सारे आप सब में ही किसी न किसी ने आइडिया दिया। और आज सब लोग कहते हैं कि भाई आप इस इंडस्ट्री के लिए सुपर, बहुत अच्छा, हमें एज ए ट्रेनिंग गाइड मिल गए हो कि आपकी वजह से हमारी गलतियां मिनिमाइज हो जाती हैं, हम रिमोट पे फैक्ट्री चला सकते हैं, हम ऑटो पायलट पे फैक्ट्री चला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद पीपल whom you love, people who even if they do not have a FinSys ERP, इवन इफ उनके पास FinSys नहीं है, फिर भी अगर वो सिस्टमेटिकली इस तरह से इन स्टेप्स को लेते हुए काम करेंगे तो उनकी लाइफ, उनका बिजनेस, उनका प्रॉफिट आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स टू टीम। थैंक यू।